ये कहानी है प्रेम सुख डेलू से डेलू साहब बनने की। तो मैं त्याग करोगे ना, वो सब चीजें आपको डबल रिटर्न के साथ मिलेगी, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। आप जीवन में पढ़ाई के साथ भी ईमानदारी रखिए। आप यदि आप 100 नंबर से फेल हुए ना, आप सबके सामने कहिएगा कि भाई 100 नंबर से फेल। बड़ी बुक्स आती है तो कई बार मैथ्स भी स्वयं से पढ़ते हैं, यहाँ इसमें ऐसे कर लूँ वैसे कर लूँ, आधा माइंड और कहीं चलता है, तो मैं लिख के प्रैक्टिस करता। इंस्टाग्राम के ऊपर फोटो लगाया तो थोड़ी देर में देखता है कितने लाइक है, घर पर सो रहा। तो मेरे को हिंदी मीडियम में सबसे हाईएस्ट 250 का एंट्री होता है, 187 मार्क्स है। कंडीशन नहीं हो, कोई कंडीशन नहीं है, कोई शर्त नहीं है, सच्चाई है। मैंने कहा ना कि सफलता के साथ पूरी दुनिया है, और आप असफल होंगे तो आपके साथ कोई नहीं। हम तो आटा वाटा भी सब गाँव से ही लेके आते थे, घर से वो कंधे बस में लेके आते थे। मुझे इस चीज़ की समझ आ गई कि जीवन आपका चेंज कोई चीज़ कर सकती है तो पढ़ाई कर सकती है। पेपर आना चाहिए हार्ड, फिर आता है मजा। तो सुरेंद्र सिंह ने बोला था कि योग्यतम की उत्तर जीविता, कि जो योग्य है वही सर्वाइव करेगा। टूटे हुए तारों से फूटे बसंती स्वर, पत्थर की छाती में फूल आया ना अंकुर, जरे सब पीले पाक कोयल सी कुहकरात, प्राचीन में अरुणिया की देख देख पाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों में ठेठी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, ढाल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, ये नया गाता की। ये कहानी है प्रेम सुख डेलू से डेलू साहब बनने की। अभी भी जब मैं नीचे इनसे बात कर रहा था तो इन्होंने बोला कि मैं एक आधार कोचिंग उसमें बहुत पढ़ा रहा था, जब यहाँ पे एज ए टीचर काम करते थे। बहुत सारे सर्कल जब सोशल मीडिया में आप लोग पोस्ट कर रहा था तो इतने सारे कमेंट आए, इतने सारे आए कि सर सेशन ज्वाइन कर सकते हैं क्या। तो ये इंस्पिरेशन है एक व्यक्तित्व की, इंस्पिरेशन है एक आप ही के जैसे बच्चे से यहाँ से इस सफर को तय करने की। तो ये कहानी लिखी नहीं जाती है, इसके पीछे इतना पसीना बहाना पड़ता है, सपनों को देखना पड़ता है, बहुत सारे सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं। तो प्रेम सुख डेलू साहब 3 अप्रैल 1988 को इनका बर्थ हुआ। सबसे पहले आप पटवारी सेलेक्ट हुए, उसके बाद ग्राम सेवक, 3rd ग्रेड टीचर, 2nd ग्रेड टीचर, असिस्टेंट जेलर, देन स्कूल लेक्चरर, देन असिस्टेंट कमांडेंट, देन कॉलेज लेक्चरर, देन RS, देन IPS। सीढ़ी दर सीढ़ी आप ही के जैसे एक बच्चा सीढ़ी दर सीढ़ी कैसे चढ़ा, कैसे नहीं रुका, कैसे उसने अपने आप को इंस्पायर किया, कैसे रेगुलरली अपने आप को मोटिवेटेड रखा कि नहीं यहाँ नहीं रुकना है, नहीं मोबाइल नहीं चलाना है, नहीं सोशल मीडिया को आज नहीं चलाएंगे, पारिवारिक चीज़ों को कैसे प्रायोरिटाइज करेंगे। आज भी मैं जब इनको देखता हूँ कैसे वो लोगों से कैसे जुड़ाव रखते हैं, किस तरीके से आज भी एक ट्रक ड्राइवर फोन कर देता है डेलू साहब को गुजरात पहुँच के लिए, और आज भी जैसे उनको ये सुनते हैं समझते हैं, ये हर कोई नहीं कर पाता है। ये कहानी सिर्फ लिखी नहीं जाती है, जी जाती है, और ये प्रेम सुख डेलू साहब ने किया है। तो अपन इस सेशन को थोड़ा सा अब बैठ के कंपाइल करते हैं। मैं सर से कुछ 4-5 क्वेश्चन पूछूंगा, फिर आप लोगों को माइक दिया जाएगा कि आप भी कुछ क्वेश्चन है जो मन में जो आ रहा है आपके वो पूछिए सर से। तो सबसे पहले मैं सर पूछूंगा, ये कहानी है प्रेम से डेलू साहब बनने की। जानने योग्य है तो मानने योग्य भी है। क्या मजा आता है डेलू साहब बन के? सबसे पहले तो मैं सुरेंद्र जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। सुरेंद्र जी के साथ बहुत लंबे समय से संबंध है, और जो विशेष रूप से जिस चीज को मैं आपको कहना चाहूँगा कि कुंभ के समय, कुंभ के मेले के अंदर है वो हमने लंबा सफर साथ में तय किया था, और
और आपस में रिश्तेदार भी हैं और सब चीज़ें। तो सुरेंद्र जी, आपको सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद, और सामने बैठे हुए मेरे प्रिय विद्यार्थियों, भाइयों और बहनों, एक टीचर और एक स्टूडेंट के मन में हमेशा अपने साथियों को देख के खुशी फील होती है। तो सुरेंद्र जी का जो क्वेश्चन था कि डेलू सांप बन गए, सांप बनने में वो मजा नहीं है जितना एक अपनापन होता है विद्यार्थियों के बीच में या सभी जगह। ठीक है, अपनी जगह सांप भी अच्छा लगता है सब कुछ, और मुझे ऐसा लगता है कि जीवन के अंदर पढ़ाई से बढ़िया कुछ है ही नहीं। आप सांप या दूसरे जो भी जितनी भी प्रतिभा है आपको सब मिल जाएगी पढ़ने के बाद में। तो सुरेंद्र जी का बहुत ही सिंपल सा सीधा सा क्वेश्चन था कि भाई कैसे। खूब मजा आता है इस मूवी में, और पुराने दिन को मिस भी करते हैं। कौन सा था? दो तीन चीजें इसके साथ में छोटी सी और कहना चाहूंगा कि मैं भी आपके जैसा विद्यार्थी था। राशि सर गांव तक मैं 10वीं क्लास पढ़ा था, राजकीय माध्यमिक विद्यालय राशि सर। उसके बाद मैं चोपड़ा स्कूल से गंगा साहब में गए, 11th 12th की थी। फिर अभी तक इन्होंने सफलता भी कहानियाँ सुनाई। फिर ऐसा नहीं है कि हमेशा सफलता ही नहीं, ऐसा कोई भी हुआ था कि मेडिकल के एग्जाम दिए थे 2 बार, नहीं हुआ था, मतलब डॉक्टर नहीं बन पाए थे। देखते तो हमारे समय में पीएमटी होती थी, पीएमटी में सिलेक्शन नहीं हुआ था। और आज सर्विस के जिस पद पर हूँ, जिस डिपार्टमेंट में जो सर्वोच्च पद होता है, उसका जो सबसे निचला जो पद है, मेडिकल में नहीं हुआ था तो बहुत ऐसे उदास भी थे और सब कुछ थे। तो जस्ट इधर मेडिकल का एग्जाम दिया, नहीं हुआ, तो उसी समय कांस्टेबल की भर्ती आई थी। कि क्या करें, नौकरी तो लगना है, चाहे कैसे भी हो, कुछ भी हो। तो गए थे फिजिकल एग्जाम दिया, एग्जाम तो पास हो गए थे। फिजिकल देने गए तो पहले कभी 2-3 साल मेडिकल की तैयारी कर रहे थे, तो फिजिकल में ऐसा कुछ आया नहीं, तो सब कुछ कर लिया कंप्लीट। लास्ट में शाम के समय में रनिंग थी नापासा रोड के ऊपर। ओ किताबों में पढ़ता है ना कि भाई ये करना है। मैं आपको इसलिए ये बताना चाह रहा हूँ कि रियल की मेहनत और अपन जो माइंड में सोचते हैं, कई बार अपन सोचते हैं ना कि जैसे इन्होंने कहा है कि आपके 20 तारीख को हम टेस्ट लेंगे, अपन सोचते हैं कि हाँ बस 20 तारीख को मैं टेस्ट लूंगा। जैसे जैसे 20 तारीख नज़दीक आती है ऐसे लगता है यार इस बार तैयारी अच्छी नहीं, इस बार मैं टेस्ट नहीं देता हूँ, अब की बार देखना मैं क्या करूँगा। वो अब की बार कभी आता ही नहीं। तो मैंने कहा कि भाई 2 किलोमीटर की रनिंग होती थी, उससे मैं 8 मिनट में पूरी करनी होती थी। क्या 1 किलोमीटर तक मुंह बंद करके दौड़ेंगे, नाक से सांस लेंगे और 1 किलोमीटर बाद में खोलेंगे। तो 1 किलोमीटर के बाद में भी 100 मीटर ही दौड़ पाए। तो फिर वो 100 मीटर तो कांस्टेबल नहीं बना था मैं, और आज उसी डिपार्टमेंट के सर्वोच्च पद पर मैं हूँ। मेरा कहने का मतलब ये है कि जीवन में मेहनत करने से सब कुछ मिल जाता है, और उस डिपार्टमेंट में मैं कांस्टेबल नहीं बना था, और जो सुरेंद्र जी ने कहा कि आप सांप बन गए, तो उस डिपार्टमेंट के अंदर सांप। तो सर, ये जितने आपके सामने स्टूडेंट बैठे हैं, इनके मन में सबसे पहला जो भाव आता है, क्योंकि हर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, जो सबसे पहला भाव ये होगा कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक कैसे करें। तो आपका जो एक्सपीरियंस है कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक नहीं करने का, कांस्टेबल होके, और क्रैक करने का आईपीएस बन के, तो कोई तो फॉर्मूला है जो इन बच्चों के पास में नहीं है और आपके पास में है। ये सभी जगह सबसे यही पूछा जाता है, अपने मन भी इसी में कि कैसे क्या फॉर्मूला होगा। हो सकता है कोई फॉर्मूला हो मेरे पास इस पे। मैं एक चीज आपको कहना चाहूंगा कि जो सबसे बड़ा फॉर्मूला है मेरे पास में, एक शब्द में मानता हूँ, वो है डेडिकेशन, समर्पण। मन में ठान लिया कि ये करना है तो फिर करना है। फिर करना नहीं है कि रास्ते में क्या आया, क्या प्रॉब्लम्स है,
हम मैक्सिमम समय सोचते रहते हैं कि अपने क्या दूसरों के ऊपर एलिगेशंस लगाते रहते हैं। अच्छा घर नहीं है रहने के लिए, रूम अच्छा नहीं है, खाना अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है, और इधर उधर की चीज़ों में घुस जाते हैं। जैसे कोचिंग आ रहे हैं तो अपना इंटरेस्ट ये होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ कि जो टीचर पढ़ा रहा है उसमें अपने काम कीजिए, अपन उस चीज़ को भूल जाते हैं और अपन दूसरी चीज़ें कि ये टीचर क्या करते हैं उनकी सब चीज़ों में घुस जाते हैं, टीचर की चीज़ों में घुस जाते हैं दूसरी। मैं आपको 2-3 चीज़ें बेसिकली बताऊंगा कि मैं जीवन में क्या मानता था और मैं कैसे पढ़ता। सबसे पहली चीज़ होती थी कि मेरे को ये विश्वास होता था कि मैं इस चीज़ को कर लूँगा, चाहे कुछ भी कर लूँगा ये। फिर दूसरा, पता नहीं ईश्वर ने क्या, हर किसी का मन में ये भावना होती थी, जैसे सुरेंद्र जी के मिला के साहब आपका तो हो ही जाएगा। तो उससे मुझे डबल जोश मिलता था कि नहीं, सिलेक्शन तो करवाना है चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने मेरे जीवन के अंदर पढ़ाई को सबसे पहले रखा, बाकी की सब चीज़ों को बाद में रखा, सेकंड में। पहला काम पढ़ना है, क्योंकि मुझे पता था कि अपने जीवन के अंदर कोई चीज़ चेंज ला सकती है या अपने जीवन में कुछ सुधार हो सकता है तो सिर्फ वो जो चीज़ है वो है पढ़ाई। उसके अलावा अपने पास ना पैसा है, ना जमीन है, ना और कुछ है। जीवन में कोई चीज़ चेंजिंग ला सकती है तो वो है पढ़ाई। आप देखो ना, अपन मोबाइल लेते हैं तो मोबाइल को कितना अच्छे से रखते हैं, उसके ऊपर कवर लगाते हैं, स्क्रीन गार्ड लगाते हैं, उसकी इतनी केयर करते हैं, अपनी खुद की केयर नहीं करते हैं जितनी केयर उसकी करते हैं हम। मैं बेसिकली यही करता था। एग्ज़ाम क्या है, सबसे पहले उस एग्ज़ाम कौन सी संस्था उस एग्ज़ाम को ले रही है उसकी साइट पे जाता था, उसका सिलेबस क्या है, सबसे पहले काम होता था। अपन क्या करते हैं, मोबाइल के अंदर उसको सिलेबस को खोल लिया, हाँ सिलेबस लेंगे, उसकी हार्ड कॉपी पास रखता था कि भाई ये इस एग्ज़ाम का सिलेबस है। फिर कम से कम उस एग्ज़ाम के पहले 5 से 10 साल के क्वेश्चन पेपर्स देखता था, वो इस एग्ज़ाम में किस प्रकार के क्वेश्चन आ गए, इसका पैटर्न क्या है, तरीका क्या है। उसके बाद में वो जो संस्था एग्ज़ाम ले रही है, ऐसा नहीं है कि मैं पटवारी की तैयारी कर रहा हूँ तो मैं सिर्फ पटवारी के पेपर, वो संस्था अब जो एग्ज़ाम ले रही है उस एग्ज़ाम में वो किस टाइप के क्वेश्चंस पूछ रही है। चाहे कोई भी एग्ज़ाम, चाहे अभी जैसे मान लो राजस्थान अधीनस्थ सेवा बोर्ड है तो वो JN का पेपर ले रहा है, तो JN का भी मैं पेपर कोई भी लड़का देखा है या ऑनलाइन कहीं पर भी मिलेगा तो पेपर देखूंगा। GK का पेपर है तो किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, पैटर्न्स क्या है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो ये संस्था होती है उसके जो, ऐसा नहीं है कि 5 साल पहले जो पेपर आया था वही पेपर उसी पैटर्न पे आएगा, क्योंकि उस संस्था के अंदर चेयरमैन है, उसके मेंबर्स हैं, वो चेंज होते रहता है। उनका क्या ओरिएंटेशन है, वो किस फील्ड के हैं, उनका क्या इंटरेस्ट है, वो किस चीज़ को देखते हैं, वो चीज़ में एनालिसिस करता था। देखता था कि देखो आप रेगुलर JN में ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, GS से इसमें ये पूछ रहे हैं, इसमें ये पूछ रहे हैं, उस आधारित एक माइंड सेटअप हो जाता था कि भाई इस टॉपिक से क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं, इससे आ रहा है, ये पैटर्न चल रहा है, तो बाकी का सिलेक्शन होने वाले में नहीं होने वाले में ज़्यादा फर्क नहीं रहता है, 4-5 क्वेश्चन का ही फर्क रहता है, इतना ही फर्क रहता है। तो मेरा ये बेसिक होता था। फिर बाकी की दूसरी चीज़ों को मैंने कभी इंपॉर्टेंस नहीं दी। किसी की शादी मिस हो गई तो मिस हो गई, कपड़े कैसे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सब चीज़ें ज़िंदगी में बाद में मिलने वाली है। कैसे कपड़े हैं, क्या ड्रेस पहन रखी है, क्या है क्या नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता था इनसे। मन में ये था कि बस ये चीज़ करनी है, और उसके साथ दूसरे छोटे छोटे सपने होते हैं अपने, यार बनेंगे तो, क्योंकि अपन देखते हैं ना कहीं शादी में जाते हैं, मान लो किसी की शादी में गए तो अपन कहीं सक्सेस नहीं है, कुछ नहीं है, तो जो आए वो थोड़ा सा ऐसे धक्का मार देता है तो और पीछे चले गए, इधर साइड में चले गए, आने का भी कोई पूछ नहीं रहा है। तो ये अपने मन के अंदर कहीं छोटा छोटा गुस्सा होता है, छोटी छोटी चीज़ें तो होती है। इन सबको अपने को पालना चाहिए कि यार एक दिन मैं भी कुछ होऊंगा, ताकि मेरे को भी समाज में या मेरे परिवार को या मेरे पेरेंट्स को, सबको है वो रेस्पेक्ट मिले। तो वो छोटी छोटी चीज़ें अपने बहुत वो मायने रखती है। मेरा ये था कि मुझे जीवन के अंदर चाहे कुछ भी हो जाए, इस दुनिया के अंदर किसको पता है बाद में क्या है, पहले क्या, आए हैं तो कुछ अच्छा करना है, और अच्छा आपके लिए भी अच्छा हो, समाज के लिए भी अच्छा हो। तो मेरे को उसके लिए सबसे अच्छा माध्यम दिखा कि पढ़ना, और इसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, कुछ भी नहीं, अपने जीवन के 4-5 साल लगाने हैं बस, उसके अलावा कुछ भी नहीं। आप पहले क्या थे, बाद में आप क्या हो,
ग्रेजुएशन तक आप बिल्कुल ही पढ़ने में होशियार नहीं थे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने यदि 4-5 साल अच्छे से पढ़ लिया तो सोचो पूरी जिंदगी, नहीं तो पूरी जिंदगी अपने को इन 4-5 साल हो सकता है कि इस उम्र के अंदर अपने मन में 1000 प्रकार की चीजें हैं, वो एक नेचुरल चीजें होती हैं। उसमें अपने को लगता है कि यही सब कुछ दुनिया है, मेरे दोस्त, ये वो सब चीजें, लेकिन बाद में पता चलता है कि दुनिया तो सब कुछ दूसरी, ये तो दुनिया थी नहीं। तो सिर्फ फॉर्मूला इतना ही था कि पढ़ाई और वो डेडिकेशन के साथ। आप गांव घर भी जाते थे तो भले ही आप पढ़ पाए ना पढ़ पाए, लेकिन बुक पास में रखते थे तो माइंड में ये रहता था कि नहीं, हमें ये सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, ये बुक है, बाकी की सब चीजें बात थी। हमेशा चाहे मैं घर भी जाता था तो किताब हमेशा पास में रखता था। मुझे आदत नहीं है चाय वाय कुछ भी पीने की, तो भी कई बार आदमी थक जाता। मैं भी ये गैस सिलेंडर ही रहता था रूम किराए लेके। शाम के समय में कई बार थक जाते थे, बाहर भी आते थे तो दिन के समय में लोग पढ़ते थे तो कुछ चीज़ें जो मुश्किल लगती थी, याद नहीं होती थी, तो एक सीप रखते थे पास में, उसके अंदर लिख के रखते तो वो परफेक्ट बैठते थे। ऐसे ही बैठे हैं तो मन कर गया कि उसको देख लिया, 2 मिनट बस में बैठे हैं देख लिया, चलो ठीक है। एक शब्द के अंदर मैं आपको कहूँ तो मेरे जीवन के अंदर मुझे उस समय इतनी मैच्योरिटी आ गई या पता नहीं क्या था, मुझे ऐसा लगता था कि दुनिया के अंदर पढ़ाई से अच्छा कुछ है ही नहीं। और मेरे को जो रेस्पेक्ट मिलती थी वो पढ़ाई के कारण मिलती थी, तो मेरा जोश डबल हो जाता था कि बस मुझे पढ़ना है। और आज भी मेरे को सब कुछ मिल गया है तो इस पढ़ाई की वजह से ही मिल गया। तो मैं सबसे बड़ा किसी मंदिर को मानता हूँ तो वो स्कूल को मानता हूँ, शिक्षा के मंदिर को सबसे बड़ा मानता हूँ, और शिक्षा की देवी है, उसकी वजह से मैं आज यहाँ पर। तो मेरा ये मानना है कि जीवन के अंदर अगर कुछ भी चीज छोड़नी पड़े तो सब कुछ छोड़ देना चाहिए, और पढ़ाई को सबसे है वो प्रायोरिटी देनी चाहिए। और दूसरी एक चीज हो सकता है बाद में कुछ मैं आपको बता दूं, मुझे अभी भी बाइक चलानी नहीं आती। और उस समय भी मैंने है वो मोबाइल में नहीं रखता था। वो नौकरी लगने के बाद पहली बार बाहर गए थे तो घर वालों ने वो नोकिया 1100 जो आता था भाई, सोच दे दिया था। वो भी पुराना था, वो पीछे से कभी ढक्कन गिरता था, कभी ऊपर से आगे बटन थे वो पूरे। मन में ये फीलिंग ही नहीं थी कि यार वो भाई दिमाग में था कि लगेगा तो अभी iPhone पड़ेगा, बस कोई फर्क नहीं, उसमें भी कोई ऐसा स्पेशल कुछ भी नहीं। तो ये था। बाइक इसलिए नहीं सीखी मैंने, जानबूझ के नहीं सीखी। मेरे को पता था कि बाइक सीखेंगे तो मन में आएगा, अपन घर वालों से डिमांड करेंगे मेरे को ये बाइक चाहिए, मेरे को ये हो, फिर आपको 10 लोग दूसरे फोन करेंगे कि वहाँ ये काम है, थोड़ा जाके ठीक है। और अपने दोस्त फोन करेंगे कि यार मेरे को वहाँ जाना, बाइक है, तो फिर आप क्या करोगे, बहाना बनाओगे। आपको पता है कि वो जाएगा तो डीजल जल जाएगा, पेट्रोल जल जाएगा, 100 रुपये का कहाँ से कहलवाऊंगा वापस बार में। वो माइंड अपना दूसरी साइड डाइवर्ट, अपना दूसरी साइड माइंड चलता है कि कैसे क्या बहाना बनाना किस जगह। दोस्त का फोन आएगा तो क्या बहाना बनाऊंगा, अपने को इतनी अटैक पाल ली क्यों है, बहाना बनाना ही क्यों है, अपने पास चीज ही नहीं हो केस वो जो किसी को मांगने की जरूरत पड़े या जिस चीज से अपना टाइम वेस्ट हो। बाइक नहीं सीखी, गाड़ी नहीं सीखी तो कहाँ कमी है। अभी गाड़ी चलाने वाले हैं साहब, अभी गाड़ी चला क्यों रहे हैं? इसीलिए मैं सभी को ये कहता हूँ कि जीवन में इस समय जिन जिन चीजों का सेक्रीफाइस करोगे, त्याग करोगे ना, वो सब चीजें आपको डबल रिटर्न के साथ मिलेगी। ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। आपको मैं आपको स्टैम्प पेपर पर लिख के दे सकता हूँ कि आज जिंदगी में जिस चीज के लिए अभी आप सेक्रीफाइस करोगे ना, वो चीज आपको डबल ट्रिपल रिटर्न के साथ मिलेगी। मेरे पास नोकिया 1100 था, अभी मेरे पास 2-3 iPhone है। मेरे को अभी भी उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो सरकारी काम के लिए चाहिए होता है इसलिए पड़े रहते हैं। मैं अभी मुझे कोई उसका शौक नहीं कि मेरे पास iPhone है। आप जो चाहोगे वो गाड़ी आपको चढ़ने के लिए मिलेगी, जहां आप जाना चाहोगे वो सब चीज आपको मिलेगी। तो जिंदगी में ऐसा जब आपको कोई चीज डबल रिटर्न के साथ मिल रही है, ट्रिपल रिटर्न के साथ आपको मिल रही है, तो क्यों आपको ये सब चीज अभी करनी है? बाद में इतनी लंबी जिंदगी है, पूरा लंबा आंच और अंदर इतना कॉन्फिडेंस हो जाना चाहिए कि ये चीज तो मैं कर ही लूंगा। मैंने जिंदगी में जिन्होंने बताई उसके अलावा मैं एक चीज आपको बताता हूँ कि
बीए करने के मैंने 12th तक साइंस थी मेरे पास, फिर मैंने बीए किया हिस्ट्री पब्लिक और फिलोसफी से। बीए करने के बाद में एमए के अंदर मैंने एडमिशन लिया। फर्स्ट ईयर के साथ मैंने नेट और जेआरएफ की, मतलब एमए भी मेरी कंप्लीट नहीं थी। फर्स्ट ईयर के अंदर ही मैंने नेट और जेआरएफ दोनों, यानी फर्स्ट ईयर के अंदर ही मुझे जेआरएफ मिल गया, जेआरएफ का अवार्ड हो गया पीएचडी के लिए। और हिस्ट्री के अंदर में एमए हिस्ट्री के अंदर में गोल्ड मेडलिस्ट है। और आरएस के अंदर उस समय जब मैंने प्री दिया था तो मैं 200 में से 197.41, 100 में से 99 क्वेश्चन दे रहा। अपने अंदर ये होना चाहिए कि मैं कर लूंगा, जो सोच लिया वो करना है। तो मैं कोई कभी इंटेलिजेंट बहुत विद्यार्थी नहीं रहा हूं, लेकिन मेरे अंदर डेडिकेशन था। मैं ये देखता था कि मेरे को ये चीज करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, उसके लिए मेरे को कुछ भी करना पड़े। कुछ भी करने का मतलब पढ़ना पड़े, उसके लिए मुझे कुछ भी सेक्रीफाइस करना। रात को 2 भी बज जाए, 2 बजे तक भी पढ़ना है तो मेरे को पढ़ना है, लेकिन ये चीज मेरी होनी चाहिए। दूसरी सब चीजें मैं कुछ भी मैं खुद ही खाना बनाता था। सुरेंद्र जी को पता ही है, देखते ही थी, और इनके भाई साहब और ये सब भी आते रहते थे। 12 बजे तक ये चीज कंप्लीट करनी है, रात को 12 बजे खाना बनाएंगे, 12 बजे भी खाना बना के फटाफट। और भी उसका टाइम फिक्स होता था कि आधे घंटे के अंदर सब्जी भी बना लेंगे, रोटी भी बना लेंगे, नहा भी लेंगे और खाना भी खाने। और 1 घंटा सोना है तो सोना है दिन में, तो वो सो लेते थे। और फोन जो होता था उस समय, बाद में मैं कह रहा हूँ नौकरी लगने के बाद मैं तैयारी कर, उसको स्विच ऑफ रखता था। घर पे बात करनी है तो घर पे बात कर ली और उसको स्विच ऑफ रखना है। तो मेरा सिर्फ यही कहना है कि फार्मूला यही है कि फोकस और डेडिकेशन, कि मेरे को ये करना है, उसके अलावा मेरे को कोई चीज़ नहीं। और जब मन में वो चीज़ आए तो ये सोचना है कि यार ये तो मेरे को मिलेगी बात, ये तो मिलने ही वाली है पक्की। क्योंकि गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आदमी कर्म करेगा तो उसको फल मिलेगा, ईश्वर खुद आए तो भी वो नहीं टाल सकता। आप पढ़े हो, भगवान आपसे कितना भी नाराज है तो भी भगवान भी उस चीज को टाल नहीं सकता, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने खुद ने गीता में कहा कि आप कर्म करोगे तो 100% फल मिलेगा। तो कई बार अपन सोचते हैं ना कि यार मैं ये नहीं करूंगा तो पता नहीं मेरा क्या होगा। आपने कर्म किया तो 101% आपको उसका फल मिलेगा। और इसका मैं आपके सामने एग्जाम्पल बैठा हूं, मैंने जो कर्म किया उसका मेरे को फल मिला। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं, आज से आप सोच लीजिए कि आपको कितना रिटर्न चाहिए, या आपको नेगेटिव में जाना है। नेगेटिव में जाना है आपको, जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है उससे भी आपको पीछे रहना है। तब मजे कीजिए, आनंद कीजिए, धूम बाइक चलाइए, पीछे से पटाखे वटाखे फोड़िए और ऐसा लगे कि बाद में पटाखे फोड़ने वालों को सीधा करना है। तो फॉर्मूला सिर्फ ये है, मेहनत और पढ़ाई। और ईश्वर को हमेशा धन्यवाद देते रहने की आपके जीवन को चेंज करने की उन्होंने ये पढ़ाई जैसी कुछ सिस्टम रखाया था आज के समय। और मैं तो ऐसा करता था, आज भी स्कूल के सामने से निकलता हूँ तो आज कोई भी स्कूल हो, कोई भी संस्था हो तो अपने आप इससे झुक जाता है उसके सामने। बस ईश्वर ने जो कुछ दिया वो इसकी वजह से है। कलम की ताकत से भीमराव अम्बेडकर साहब ने पूरा राष्ट्र निर्माण कर दिया हमने। एक विद्यार्थी जीवन में, और एक विद्यार्थी जीवन को नजदीक से जिया कहा जाता है, वो आपने भी देखा, इनकी बातें सुनी। जब क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये चूज करने का ऑप्शन आज भी अपने आप में, आने वाले टाइम में अपने आप में रहेगा। ये चूज कब करना है, किस टाइम करना है, ये भी हमारे हाथ में है। कैसे मोटिवेटेड रहना है अपने आप को, कैसे मोटिवेट करना है, किस चीज से खुशी मिलनी चाहिए, किस चीज से खुशी ढूंढते हैं, ये भी हमें चूज करना पड़ेगा। किस चीज से मोटिवेशन मिलेगा, किसको नेगेटिव एस्पेक्ट पे लेना है, किसको पॉजिटिव एस्पेक्ट पे लेना है, ये टोटली हम पे डिपेंड करता है। प्रेमचंद बिरजू साहब ऐसे परिवार से आए जिसमें ना तो मूलभूत सुविधाएं थी। आज ये कह रहे हैं कि मेरे पास खुला हुआ कीपैड वाला मोबाइल था, ये बाई चॉइस नहीं था, बाई फोर्स था इनके पास, क्योंकि पैसे इतने थे। तो गलत हुआ, पैसे इतने ही थे घर में। तो कल को ये वो देहाती भी हो सकता था जो पापा का जब झिलाए कि रे भाई को मोबाइल पे भी दिला है, ठीक है, तो हो सकता है वो इनको फोर्स करने की, बेटा मेरे पास तो ये सामान है तो मैं खेत में काम कर ले रहा हूँ, खेत में काम करता हूँ, तो भी और गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी चला रहा हूँ। चॉइस बच्चे के हाथ में होती है, हमें क्या चूज करना है वो हम पर डिपेंड करता है।
जो ये लाइफ हमें इतनी बेसिक लेवल पे जो फंडामेंटल्स देखे हैं ना, वैसे गुजराती बन गए, प्रॉफिटेबिलिटी की बात करने लगे हैं, रिटर्न की बात करने लगे हैं कि मोबाइल कीपैड वाला रखोगे तो वो जो पैसा बच के आईफोन आएगा, वो रिटर्न और इन्वेस्टमेंट है आपकी मेहनत पे। तो इस बेसिक जो फैमिली के एस्पेक्ट है, जो 99% परिवार जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करता है, 99% परिवार ऐसे ही हैं। यही जो पूर्णता है जो हम रोज ढूंढते हैं अपने आप के अंदर, खुशी कहाँ ढूंढते हैं ये हमें चूज करना पड़ेगा। शाम को बच्चे के साथ दोस्तों के कॉफी शॉप पे रख के बैठना है, तो वो आप ये मान लो कि आने वाले टाइम में मेहनत के घंटे में आपका ही आप कमाई लेके आ रहे हो। जो सक्सेस आपको नहीं मिलेगी वो आपको ही आज उस जो लकूना है वो डबा हुआ उसके अंदर। जो डेडिकेशन, जो प्रिजर्वेंस जो आपने देखी, जो इन्होंने बेसिक चीज़ें आपको बताएगी, सिलेबस को किस तरीके से हार्ड कॉपी के फॉर्मेट में रखिए और उसको देखना, डेलिबरेटली उसको ये देखना कि क्या सिलेबस आया, कहाँ क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये पूर्णता बहुत जरूरी है। आज हम इंग्लिश एग्जाम की तैयारी करते हैं, ग्राम सेवक का सिलेबस की तैयारी करते हैं, हिस्ट्री पढ़ने क्या है, पॉलिटिकल साइंस पढ़ नहीं, सिलेबस तो कंटेंट कर रहे, टॉपिक कर रहे, एग्जाम का पैटर्न अलग है, प्रीवियस क्वेश्चन अलग है, एग्जाम सेट जो कर रहा है वो उसका माइंड सेट अलग है। हर चीज़ का एक पर्सपेक्टिव होता है। साहब ने जो बात की कि पेपर कौन सेट कर रहा है, वहाँ पे साइकोलॉजी से पेपर आ गया, ठीक है, पेपर वो हिस्ट्री का बनाएगा, लेकिन उसकी साइकोलॉजी कैसी है, हिस्ट्री का पेपर सेट करने के अंदर ये एक स्टूडेंट जज करेगा। हम 100:1 के रेशियो फाइट करता है, अभी बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है, वरना फिर 1000:5 के रेशियो फाइट करता है। 5 लाख बच्चे एग्जाम के लिए बैठ रहे हैं जब तुम्हारा सिलेक्शन होता है, ये रेशियो 5000:1 का रेशियो हो गया। कैसे फाइट करेंगे आप इस कॉम्पिटिशन को? ये जितना ही डेडिकेशन, जितना हार्डवर्क, जितना प्रिजर्वेंस, जितना आप इसकी डिटेलिंग में जाएंगे, तो सर मैं हमेशा से बच्चों के सामने बैठता हूँ, 2 बार होता हूँ। पहला ही 12वीं की वजह सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट टीम, ठीक है, जिसका सिलेक्शन हुआ वो जरूरी नहीं है ये वो उसको आता नहीं था, सही बात। वो सकता है जिस टाइम आपने एग्जाम दिया उसमें ये भी एक कंडीशन हो सकती है कि जिस टाइम आपने एग्जाम दिया उस टाइम पे आपका लक फैक्टर भी था एक साथ में पैरेलल, कि जो क्वेश्चंस में आप माहिर थे वो क्वेश्चन आपके सामने थे सुबह, प्लस जो आपने मेहनत की थी वो एक इक्वेशन, पूरा ब्रह्मांड आपके हिसाब से इक्वेशन सेट करता है कि नहीं इस बच्चे ने मेहनत की है, ये इक्वेशन भी आपके अकॉर्डिंग सेट होती है पूरी की पूरी। तो और दूसरी में देयर इज नथिंग कॉल्ड फ्री लंच इन लाइफ। आप सोच रहे हो कि नहीं मैं बैठा हूँ और अपने आप मेरे पास जो है वो थाली है जो मम्मी लाइक खिलाती है, इसके अलावा कोई आपके जिंदगी में बात नहीं वाला है। तो पारिवारिक कठिनाई भी बहुत आई होगी। तो क्या आप भी इस थ्योरी में विश्वास करते हो कि? मुझे बहुत सी बार ऐसा लगता है कि आदमी को जीवन में स्ट्रगल देखनी चाहिए। मैं ऑफिस से कई बार जब घर अभी भी जाता हूँ तो रास्ते में बहुत सारे जो रोड के ऊपर जो अपने छोटे छोटे हाट बना के लोग बैठे रहते हैं, आप कभी देखना उनके बच्चे रोड के ऊपर कैसे भागते हैं, और कभी आप उनसे बातचीत करके देखना वो कितने इंटेलिजेंट होते हैं। आपको बात करते ही मजा आएगा कि हाँ यार ये कितनी दुनियादारी को जानता है, कितनी चीज़ें जानता है। उसके साथ आप खुद कभी सोचना यार मेरे अंदर ऐसा क्या है। उस बच्चे का कोई दोष नहीं था, इन्होंने जो लक की बात की, आदमी पैदा कहाँ होगा ये आदमी के हाथ में नहीं है। आप और उस समय आपको फील होगा कि यार मैं ऐसे ही परिवार को दोष देता हूँ कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। आप उस बच्चे को देखोगे कि वो बच्चा कितना इंटेलिजेंट है लेकिन वो पढ़ नहीं पा रहा है, और आप पढ़ पा रहे, कितनी बड़ी बात है आपके लिए। तो उस समय आपके मन में आना चाहिए कि यार मेरे को ये मौका मिला है पढ़ने का, तो मेरे को इसका फायदा उठाना चाहिए। जहाँ तक इन्होंने लक की बात की, आप लोग सब एसएससी और इनसे जुड़े हुए हो, तो एक मैथ्स के माध्यम से मैं आपको छोटी सी चीज़ बताता हूँ। मेरा ये मानना है कि आदमी के जीवन में जो सक्सेस होती है वो मेहनत और जो लक होते हैं वो आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, यानी गुणा होती है। उसमें दोनों में से एक फैक्टर भी 0 हो गया तो उसका रिजल्ट क्या आएगा? 0 आएगा।
उसमें मेहनत प्लस लक नहीं होता है, मेहनत गुणा लक होता है। सही। मेहनत प्लस लक वो हो तो दोनों में से एक जीरो होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सफलता के लिए क्या जरूरी है जीवन में आगे बढ़ने के लिए कि मेहनत के साथ में लक होना बहुत जरूरी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अपन पूरे जीवन के अंदर मान ले कि भाई मेरा तो भाग्य ही नहीं था। बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, हमेशा रोते रहते हैं कि यार मेरा तो भाग्य ही नहीं है। और कुछ स्टूडेंट की आदत क्या होती है, झूठ बोलने की आदत होती है। घर वालों को बताते हैं कि बस एक नंबर से रह गया। फिर आपके जो रिश्तेदार हैं वो सब जगह बोलते हैं कि जो मेहनत तो बहुत करो लेकिन आज ही पॉइंट एक एक नंबर बुला रहे थे, मतलब एक एक नंबर से है वो पीछे रहे। आप जीवन में पढ़ाई के साथ भी ईमानदारी रखिए। आप यदि आप 100 नंबर से फेल हुए ना, आप सबके सामने कहिएगा कि भाई 100 नंबर से फेल हुआ। आपके दोस्त हंसेंगे, परिवार वाले धमकाएंगे, आपको जीवन की सच्चाई पता चलेगी, तो फिर आप अच्छी मेहनत करोगे। धीरे धीरे नहीं तो 1 नंबर 2 नंबर ये बोलते बोलते क्या फिर फैमिली वाले आपके साथ थोड़ी थोड़ी सिंपैथी जताएंगे, तो अपने को वो जो सैडिस्टिक प्लेजर लेना जो है वो शुरू हो जाता है कि हाँ मैं तो 1 नंबर। उसको मन के अंदर पता है कि मैं बहुत पीछे हूँ, मेरा कहीं नहीं, लेकिन वो फैमिली के सामने ऐसा प्रिटेंड करेगा कि, और फैमिली वाले उसको कहेगा तो उसको क्या आदत पड़ जाती है। इसलिए जीवन में हमेशा सच्चाई को आप एक्सेप्ट कीजिए कि नहीं मैं 100 नंबर से हुआ हूं, तो घर वालों को भी यही कीजिए। तो घर वाले आपको ऐसी तिरछी नजर से देखेंगे, मित्र बातचीत करेंगे, आपको थ्योरी पाएंगी नहीं मेरे को पढ़ना है। मोटिवेशन देना कोई बड़ी बात नहीं है, और 2 घंटे के लिए मोटिवेशन ले सकते हैं। मैं बहुत जोश भरी बातें करूँ ये करो, तो वो मूवी हॉल वाली बात होती है। उस समय अपने वैसा लगता है ना कि जैसे अपने हाथ में AK-47 दे दे तो पूरे उसको खाली कर डालेंगे, ये कर देंगे, पूरा देशभक्ति से। कई बार अपन सरोवर होते हैं ना बाहर निकलते हैं, वहां से सिग्नल मैजिक से निकले और रानी बाजार तक आए, रास्ते में 2-3 बार ट्रैफिक जाम में फंसे, कुछ हुए तो पूरा निकल जाता है सब दिमाग में से, मोटिवेशन निकल गया, सब कुछ निकल गया। तो मोटिवेशन आपको अंदर से क्रिएट करना है, धीरे धीरे छोटी छोटी चीजें देखनी है पास करने। ये आपके पेरेंट्स कितनी मेहनत कर रहे हैं, कभी गौर से उनकी पूरी दिन बात ऑब्जर्व तो करके देखो कि यार आदमी सुबह उठ के जा रहा है, काम कर रहा है, आपकी मदर वो तो कुछ बन नहीं रही है, सुबह 4 बजे उठ के 6 बजे आप कोचिंग आ रहे हो, तो 5 बजे आपके लिए खाना बना रही है। अनकंडीशनल हो, कोई कंडीशन नहीं है, कोई शर्त नहीं है उनकी। अपन मोटिवेशन बाहर ढूंढते रहते हैं कि मेरा मोटिवेशन जो है वो मुझे वहां से मिलता है, ये कहता है। आप उनको दिन भर देखोगे, छोटे छोटे अपने एक साथ आप कह दोगे कि बस मुझे तो आज से RS बनना है, नहीं बन पाऊंगी, वो 2 दिन तक चलेगा आपके वाइट घर। आपका छोटा छोटा सोचना है कि यार आज मैं ये एक चैप्टर पढ़ लेता हूँ, और मैं मेरा पढ़ने का तरीका बता देता हूँ। मैं कैसे पढ़ता था, पढ़ते हो मैं कोई भी बुक आती थी उसको एक बार मुझे समझ आए कि नहीं है, मैं उसको सीधा पूरा पढ़ डालता, 2 दिन या 3 दिन में उसको खत्म कर देता। दिक्कत क्या होती है, अपन लोग कैसे पढ़ते हैं, उस 2 पेज को ले लिया, उसको रटना स्टार्ट कर देते हैं, बस ये याद होना चाहिए तभी अगले चैप्टर में जाओगे। उसमें बहुत सी चीजें कई बार अपने को समझ नहीं आती, तो अपन बोर भी हो जाते हैं कि यार समझ नहीं आ रहा, छोड़ो उसको। हो सकता है कि आपने उस पेज के अंदर जहां भटके हो, नेक्स्ट पेज के अंदर उसका सॉल्यूशन हो। अपन एक एग्जांपल से मैं आपको बताता हूँ, ये जो बिल्डिंग है आपकी अचीवर्स की, ऐसा तो नहीं है ना कि इस बिल्डिंग का पहले एक कमरा बना, फिर दूसरा कमरा बना, फिर तीसरा कमरा बना। सबसे पहले इसका क्या बना था, नक्शा बना था, लेआउट बना था, तभी अपने को समझ आया था ना कि भाई एक ऐसी बिल्डिंग बनेगी, उसमें ये एक रूम होगा, ये एक रसोई होगी, ये इधर टॉयलेट बाथरूम होंगे, ये सब होंगे। वो पूरा देखा, अपने को पसंद आया, उसके आधार पे बिल्डिंग बनी पूरी की पूरी, या एक एक रूम बना इसका। ये सेम चीज पढ़ाई के ऊपर लागू होगी। आपको कुछ समझ आए नहीं आए, आपको सोचना नहीं कुछ भी। जो किताब आपने लिया हाथ में, उसको 2 या 3 दिन में पूरा पढ़ दीजिए, आपको पूरी आउटलाइन समझ आते हैं कि इस बुक में ये चैप्टर है, ये चीज है, ये टॉपिक यहाँ पे अच्छा दिया हुआ है, ये चीज यहाँ पे अच्छी है। हो सकता है कि आपको सिर्फ 2 या 3% चीजें याद है, लेकिन जब आप उसको सेकंड टाइम पढ़ोगे तो आपका माइंड ऑटोमेटिक, अपने माइंड के जो जिसके अंदर जो नर्व होती है, जो अपना नर्वस सिस्टम है, वो ऑटोमेटिक वहां से कैच करता रहेगा। ये चीज यहाँ समझ नहीं आ रही, लेकिन उस पेज के ऊपर है, आगे ये चीज है। तो आपके अंदर वो जोश बना रहेगा, आपके अंदर वो जज्बा बना रहेगा
कि नहीं मेरे को ऐसे पढ़ना है, तो आप सेकंड टाइम पढ़ोगे तो आपको 10% चीजें याद रहनी चाहिए। थर्ड टाइम आप पढ़ोगे तो और ज्यादा चीजें आपको याद रहने। मेरा पढ़ने का तरीका ये था, लेकिन मैं ये नहीं देखता मेरे को याद क्या रहा है नहीं रहा, मैं पूरी बुक को एक साथ पढ़ता था। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पढ़ कैसे रहे। फिर बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं कि सोए पढ़ते हैं, सोया हो। आजकल बुक्स बड़ी भारी आती है, ऐसा नहीं हो कि नींद आए गले पे जोर से वो पढ़े और सांस निकल जाए। मैथ्स की इतनी बड़ी बड़ी आती है, RS अग्रवाल और ये सब इतनी बड़ी बड़ी बुक्स आती है। तो कई बार मैथ्स भी सोए से पढ़ते हैं, यहाँ इसमें ऐसे कर लूंगा ऐसे कर लूंगा, आधा माइंड और कहीं चलता है। बैठ के पढ़, मेरा ये मन। और फिर क्या होता है कि अपन बैठ के पढ़ते हैं और ये मान के चलो कि दुनिया का मैं आपको कह दूं कि बस मैं हमेशा पढ़ता था तो मेरा पढ़ाई में मन लगा रहता था या मेरा दूसरी जगह मन जाता ही नहीं था, मैं भी ह्यूमन बीइंग हुआ, कोई भगवान नहीं हुआ। सबका सब जगह बन जाता है, हर आदमी का हर जगह बन जाता है, उसकी मन की कल्पनाएं कहाँ घूमती है वो उसको खुद ही जानता है। हर जगह बन जाता है उसका भी। लेकिन अपने को बैठे बैठे आप पढ़ोगे, उसके बाद मन गया तो चलो ठीक, थोड़े उठ गए, कुर्सी से ठंडे पानी से मुंह धोते रहो, गर्म पानी से नहीं, ठंडे पानी से। सर्दी हो तो भी ठंडे पानी से। अब उसमें बहुत सारे लोग इस दिक्कत में रहते हैं कि यार मुंह फटवट नहीं जाए, ये सब नहीं हो जाए। ठंडे पानी से मुंह धोते रहो बार बार, हर 10 आएगा, आपकी आंखें भी खराब नहीं होगी, आपका कंसंट्रेशन भी बना रहेगा। और जब आप बैठे रहो ना, तो जब आपका मन इधर उधर जाए तो मैं लिख के प्रैक्टिस करता, मैं लिख के पढ़ता। आप लिखोगे ना तो आपका कंसंट्रेशन भी बना रहेगा। और जब यूपीएससी के हम एग्जाम लिखते हैं तो वहाँ थोड़ा सा अलग होता है, और उसमें लिखने की बहुत प्रैक्टिस चाहिए। एक तो आपको बहुत ही स्पीड से आंसर लिखना होता है, क्योंकि 20 क्वेश्चन आते हैं, उसको रिटर्न में अटेंड करना होता है। एक क्वेश्चन 250 वर्ड्स में लिखना होता है, तो लगभग 5000 के आसपास 3 घंटे के अंदर वर्ड्स लिखने होते हैं, 5000 के आसपास। तो रिटर्न जो स्किल होती है वो, तो उसके लिए आपका माइंड सेटअप होने के लिए आपकी स्पीड बहुत होनी चाहिए। और लिखने का फायदा क्या होता है कि आपका कंसंट्रेशन बना रहता है, आपका इधर उधर माइंड नहीं जाएगा। तो आपका माइंड तो पक्का जाएगा, मैंने आपको कहा। तो उसको नहीं जाने के लिए अपने को नए नए तरीके ईजाद करने के लिए, कभी ठंडे पानी से वो धोइए, कभी अपन लिख के पढ़ रहे हैं। और बुक्स को ऐसे एक साथ आप पढ़ोगे तो आपका माइंड करेगा कि हाँ ये चीज़ें हैं थोड़ी थोड़ी। और छोटे छोटे अपने सपने पालिए, छोटे छोटे सपने कि मैं पढ़ूंगा फिर मेरे पास ये चीज़ होगी, मैं ऐसा होगा, मेरी शादी अच्छी होगी, मेरी ये चीज़ अच्छी होगी। यार अपना जीवन है, अपने सपने हैं, सपने लेना कहाँ बुरी बात। छोटे छोटे आपके सपने होंगे तो उससे आपको जोश आएगा, आपको मोटिवेशन आएगा, मेरी ये चीज़ अच्छी होगी, मेरे पास ये चीज़। बट उसमें एक सावधानी रखनी है, ऐसा नहीं हो कि पूरे दिन सपने में ही चल रहे हैं। पता चला कि सपना लेना शुरू किया, आप शादी का कि ये होगा वो होगा, 2 घंटे निकल गई बात, पता चला फिर वो सपना भी जीरो हो जाएगा आपका। अच्छी बात है। और थोड़ा आज के समय में अपन क्या है कि स्टेटस सिंबल बन गया कि मेरा स्टेटस होना चाहिए, मेरे पास अच्छी बाइक हो, मेरे पास अच्छी गाड़ी हो। अपन गलत चीज़ों में फंस गए। थोड़ी देर में अपने इंस्टाग्राम के ऊपर फोटो लगाया तो थोड़ी देर में देखता है कितने लाइक है, स्नैपचैट पे देखता है इतना फिल्टर लगाते हैं, देखते हैं फोटो, बाद में खुद भी पहचानने से इनकार करके ये सब चीजें है और इसको हम नकार नहीं सकते। आज के समय में ये सब चीजें है, इसको नकार नहीं सकते, लेकिन उसके लिए हम कंट्रोल तो कर सकते हैं। लगा दिया फोटो, आपका मन है फोटो लगा दिया, अब किसने लाइक किया नहीं किया उससे अपने को क्या फर्क पड़ता है। ये थोड़ा ही देख रहे हैं अपने को कि लाइक किया नहीं किया, और मान लो 1000 लोग लाइक कर देंगे, क्या फर्क पड़ता है। अभी लगा दिया, खुश हो लिए उसमें कि लगा दिया, उससे ज्यादा नहीं सोचना। अब मैं कह दूं लगाना ही नहीं है तो पॉसिबल नहीं है आज के समय, क्योंकि टाइम ऐसा ही, समय चेंज हो गया, तो वो पॉसिबल नहीं। लगा दिया, अब ये नहीं देखते। उसके बाद में बहुत सारी PR एजेंसी भी आती है। जब आप सक्सेस हो जाओगे PR एजेंसी भी आती है, 1 मिनट में आपके 100 के फॉलोअर्स पहुंच जाएंगे, 100 के पहुंच जाएंगे और 1000 पहुंच जाएंगे। वो सब जिंदगी की बात, वो सब चीजें आपके मन के अंदर ये चीज होनी चाहिए कि मेरी कहानी है, और ऐसा नहीं कि ये कहानी सिर्फ मेरी है, ये आप सबकी भी कहानी है। आप मेरी कहानी क्यों इंटरेस्ट लेके सुन रहे हो? क्योंकि मैं सफल हूं।
इस दुनिया सफल लोगों को जानो। बहुत सारे असफल लोगों के पास भी कहानियां है, लेकिन उसकी कहानी कोई सुनता नहीं। तो आपको अपनी कहानी सुनानी है, आपको अपने जीवन की कहानी सुनानी है, तो आपको सफल होना है। ऐसा नहीं है कि मेरी कहानी बहुत स्पेशल है, मैं बहुत स्पेशल हूँ, मैंने ये किया, मैंने वो किया, ऐसा कुछ नहीं चाहिए। लेकिन दुनिया और आपको ये चीज मान के चलना पड़ेगा, दुनिया उन्हीं लोगों को सुनती है जो सफल है। हो सकता है कि सफलता का पैमाना अलग अलग हो, चीजें अलग अलग हो, तो इस तरह की आपको अपनी चीजें क्रिएट करनी है। मोटिवेशन आपको अंदर से लाना है, क्योंकि पूरे दिन आपको कोई मोटिवेशन देने वाला मिलेगा नहीं। तो मोटिवेशन कि मेरे को मेरी कहानी पूरी दुनिया को बतानी है। कैसे बता सकते हैं? ना आपके पास पैसे हैं, ना आपके पास गाड़ी है, ना आपके पास मोबाइल है, ना आपके पास दूसरी चीज है, कैसे बता सकते हैं? ये सब चीज नहीं हो आपके पास, तो भी आप आगे बता सकते हो। उसका तरीका क्या है? स्टडी, पढ़ना, पूरे जीवन को चेंज कर देगी। आप सोच भी नहीं पाओ। मैं आपको बताऊं, मैं सोच भी नहीं सकता कि मेरे जीवन के अंदर ये एक्सपोजर मिलेगा, ये सब चीजें होगी। मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं यूपीएससी पास करूंगा, मैं आईपीएस बनूंगा। मैंने ये जरूर था कि मेरे को आरएस बनना, लेकिन मैं फील्ड में आया और मेरे को छोटी छोटी चीजें मैं देखता था कि नहीं, मजा आता। इसी व्यास में जहाँ आप घूमते हो, भाई मैं घूमता, यहाँ से दही सामने जसवंत वो प्रदास है, अपनी दही देखे जाते हैं। ये रेडी वाले जो अभी भी वो फोन करते हैं मेरे को सुबह, जिससे मैं सब्जी वब्जी लेके जाता था, सभी से संपर्क में हूँ, अभी भी फोन करते हैं मेरे को। हाँ वहाँ आ जाओ, घुमाता हूँ, अभी भी फोन करते हैं। यहाँ ऐसा नहीं है कि मेरे सबसे संपर्क टूट गया, सबके साथ संपर्क हो। सब्जी लेके जाते थे, पैसे नहीं थोड़े होते, सब्जी में भी ऐसा नहीं, वेराइटी आलू वालू लेके जाते थे, धनिया वनिया फ्री में लेते थे, वो सब। तो मजा आता है जीवन में, ये सब चीजें याद कर। ये जिंदगी की ये चीजें आपको बाद में खराब नहीं लगेगी, आप इन सब चीजों को मिस करोगे। आपके पास वो जो रूम में रहते थे सेकेंडरी 65 के अंदर, दूसरा कोई मकान किराया देता नहीं था, गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ते थे तो मकान किराया नहीं देते थे कोई। तो इनके गांव के थे वो टीचर, ले काम भी बेचारे बहुत ही अच्छे थे, तो उनका मकान किराया किए और उसमें रहते थे। और पढ़ने का ये मौका मिला यहाँ पे। तो मैं ये सब चीजें छोटी छोटी आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि आपको मोटिवेशन यहीं से निकालना है। बड़ा मकान मिलेगा, आप सक्सेस हो जाओगे सब कुछ, लेकिन वहां सोई भी आप ये लिखोगे यार वो कमरा कितना बढ़िया, कितना मजा आता था मुश्किल से। एक्चुअली भाई क्या धीरे धीरे आदमी की मेच्योरिटी बढ़ती है, तो ये सब चीजें मैं अभी नहीं कह रहा कि आपको अभी यही सोचना है कि बड़ा होगा, अभी ये छोटी छोटी चीजें दूसरी भी सोचती है। छोटे छोटे मोटिवेशन खुद के क्रिएट करते रहो, दिख बार ये चीज होगी, ये होगा, ऑटोमेटिक आपको मोटिवेशन मिलता रहेगा और आप पढ़ते रहो। यूपीएससी आरपीएससी के सामने से निकलने का मौका मिला तो थोड़ा जान के देखना यार, बढ़िया इंटरव्यू देने आएगी, मजा आएगा। इस मैं जिंदगी में पहली बार असिस्ट 9 सीट थी पूरे राजस्थान, असिस्टेंट जेलर का मैं जिंदगी फर्स्ट टाइम 2010 के अंदर इंटरव्यू देने के लिए गया था। मुझे कुछ भी पता नहीं, पहली बार मैं जब वहाँ पे गया था तो डॉक्टर मेहदुल्लाल कुमार सर की बोर्ड के अंदर मेरा इंटरव्यू था। तो रूम के अंदर गया तो ब्लॉक हो गया था, कुछ पता ही नहीं आ रहा था। 5 मिनट तक कुछ समझ गया था कि बोल क्या रहे हैं और मैं क्या नाम, लेकिन क्योंकि फर्स्ट टाइम था, नेचुरल है भाई, नेचुरल है, ये सब चीजें आपके साथ होगी, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था। फिर 5 मिनट के बाद धीरे धीरे नॉर्मल हुआ। उसके बाद में आधा पौने घंटे इंटरव्यू चला और फिर रिजल्ट आया तो मैं टॉपर था। इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ कि उस फीलिंग को लीजिए, उस प्रोसेस का आनंद लीजिए कि अभी भी मजा आता है कि अरे यार इससे मार देंगे। सोचना नहीं है ज़्यादा। मैं यूपीएससी में इंटरव्यू देने के लिए गया था, इतना कुछ ज़्यादा पता भी नहीं था। 2015-16 के अंदर जब इंटरव्यू देने के लिए मैं गया था यूपीएससी के अंदर, तो उससे पहले एक बार गया था जब प्री क्लियर होती है तो मेंस का भी यूपीएससी में दोबारा फॉर्म जमा करवाना था। तो फॉर्म जमा तो सर इंग्लिश बोल रहे थे, अपने मैडम बोल रही थी ऐसे वापस, तो मैंने तक गया। तो
मैं सोचा यार अपना कहाँ होगा यार, क्योंकि दिल्ली भी नहीं गए हुए थे, दिल्ली भी नहीं गए हुए थे, तो यूपी से गए तो सब इंग्लिश से बोल रहे थे, पर बीच में लाइन में देख रहे थे इधर से यार, तो भाई होगा तो कुछ भी नहीं होगा। लेकिन फिर भी मन में ये था कि कैसे नहीं होगा, अपन इससे आगे निकले, देखना करेंगे अब। लेकिन सिर्फ ये सोचा नहीं, उसके लिए एग्जीक्यूट किया कि पढ़ना। फॉर्म जमा करवाया, मैथ्स का रिजल्ट आया, मैथ्स क्लियर हो गया। इंटरव्यू देने गए तो इंटरव्यू का कोई पहले यूपीएससी का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, तो मैं पहले कुछ पुराने लोग भी साथ में, तो वो सोच रहे थे कि यार इसका बोर्ड आएगा तो मामला टेढ़ा हो जाएगा, इसका आएगा। हमारे तो कुछ माइंड में नहीं था, जानते ही नहीं थे किसका बोर्ड है, क्या नहीं। तो यूपीएस इंडिया में कि सबसे पहले डॉक्यूमेंट चेक करते हैं, फिर एक सेंट्रल हॉल होता है वहाँ पे, जैसे अपने संसद भवन में, उसमें बिठा देते हैं अलग अलग कुर्सी में भी, और अलग अलग इस बोर्ड में ये लोग जाएंगे, इस बोर्ड में ये लोग जाएंगे, इस बोर्ड पता नहीं होता है कि वहाँ किसका बोर्ड होता है। और पहला लड़का इंटरव्यू देने जाता है, वो आता है तो बार बार वॉशरूम करने के लिए जाता है कि आप ये भी पैसे इतना होता है, उस टाइम किसका बोर्ड आ गई। तो वो जो पुराने लोग थे वो बड़े डर के खाते से किसका बोर्ड आ गया, तो ये तो हमने पूरा कर दिया। हमें तो पता ही नहीं था किसका क्या है। मेरा डॉक्टर अरविंद सक्सेना सर के बोर्ड है, अगर वो इंटरव्यू गया तो इंटरव्यू इतनी मीडियम में अंदर था, तो सबसे पहला क्वेश्चन ही इंग्लिश के अंदर आया। और उससे पहले अंदर गए तो सब ब्लेजर और बोर्ड पे पहन के आता है यूपीएससी। मेरे को तो इतना ध्यान नहीं था और वो इतना कॉन्फिडेंट भी नहीं थे, तो सुबह सुबह थोड़ी ऐसे टाई वाई लगा के और तैयारी की। टाई लगाने के बाद गला वाला एकदम मन जो आ रहा है वो भी नहीं खोल पा रहा है, एकदम बंद हो गया। ऐसे लग रहा है नहीं क्योंकि उससे पहले कभी टाई पहनेंगे जिंदगी में, सोलो कौन सी टाइप ब्लेजर भी हो। 5 अप्रैल का महीना तो गर्मी भी होती है, 5 अप्रैल कुछ नहीं पहनी, तो वही पूरा की पैंट शर्ट गए पहन के अंदर। पहला क्वेश्चन इंग्लिश का, और बोर्ड भी बाई चांस ऐसा था, बैठ ऐसे एक साइड सुरेंद्र बैठे, ऐसे दूसरी साइड है हिमत जी बैठे, ऐसे बराबर भी बैठे, और सुरेंद्र जी पेपर लेके बैठे ना, ऐसे उनके भी लिखे हुए। तो वो बोर्ड के सामने वाले क्वेश्चन तो भी नजर उधर नहीं, ये अगला क्वेश्चन ये पूछेंगे सही है। तो वो डर था। इंग्लिश में पूछा, उसके ऊपर गुड निरपेक्ष नॉन अलाइनमेंट है, उसके ऊपर पूछा, तो मैं कुछ समझ के नहीं गया। बोर्ड को पता चला, उन्होंने कुछ, मैंने कहा नहीं आ रहा मेरे, तो उन्होंने कहा कि मैंने कहा इसका उत्तर दिया, तो उनको पता चल गया। तो क्वेश्चन समझ में आ गया, मेरे का सब नहीं है। जो चीज़ है वो सही हो बस। तो उन्होंने हिंदी में ट्रांसलेट करके बनाया, जो दूसरे नंबर तो स्वयं सॉफ्टवेयर बताया, अच्छे से बताया एकदम। वो एक्चुअली में उनका भी दोष नहीं होता है, कुछ साउथ इंडियंस जो मेंबर्स होते हैं उनके हिंदी थोड़ी टफ पड़ती है, तो वो इंग्लिश भी और फिर एक्सेंट भी होता है, तो हम इसमें नहीं पाते कई बार। लेकिन वो हर क्वेश्चन पूछे 4 मिनट उसका हिंदी में ट्रांसलेशन कर। नेक्स्ट में उन्होंने क्वेश्चन ऑफिशियल सिगरेट एक्ट का पूछा, उसका हिंदी नहीं है, तो फिर समझ में आ गया, मैंने कहा बिल्कुल आ गया सर, ये दिक्कत है। बहुत ही अच्छा इंटरव्यू किया, एकदम देसी और एकदम ये सब चीज़ें। टाई वाई का भी पूछा, तो मैंने क्लियर स्पष्ट बता दिया कि पहन सब आपको लगता नहीं कि सभी टाई और ये सब पहन के आते हैं, आप नहीं पहन के आए। मैं बहुत ही ईमानदारी से, मैं कहा सर मैंने कोशिश तो की सुबह पहन लेकिन मैं कुछ बोल ही नहीं पा रहा था कुछ ये पहनने को, तो हंसने लगे सब। तो ये क्या होता है कि बोर्ड के अंदर आपके ऐसे मोमेंट्स होते हैं जिसके अंदर आप पूरी बाजी जीत सकते हैं, आप सच बोल के और आप माहौल को ठंडा करके। तो मेरा ये चीज आपको और मेरे को हिंदी मीडियम में सबसे हाईएस्ट 250 का इंटरव्यू होता है, 187 मार्क्स है। ऐसा इंटरव्यू लिया था, ऐसे देसी ऐसे सीधी सीधी चीजें। कैमल के बारे में मेरी हॉबी लिखी थी, कैमल राइड, ऊँट के बारे में जान रहे थे, ऊँट के ऊपर ही चढ़ेंगे। फिर उन्होंने ऐसे अपनी जो बोलेरो कैंपर गाड़ी होती है उनको, कैमल को, सबको ऐसे मिक्स किया, ऐसे करके ऐसा बढ़िया इंटरव्यू चला कि 187 मार्क्स है। मेरा कहने का मतलब यह है कि आपको सावचेत रहना होता है, जिसको एग्जाम अवेयरनेस बोलते हैं। अपन क्रिकेट में एक पढ़ते हैं ना कि गेम अवेयरनेस, सिचुएशन अवेयरनेस, किस समय अपने को धीमे खेलना होता है, किस समय तेज खेलना होता है, किस समय क्या खेलना होता है।
तो वर्तमान समय में अपने लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है एग्जाम अवेयरनेस। एग्जाम का वर्तमान का पैटर्न क्या चल रहा है, किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, किस समय अपने को पंच लाइन मारनी है इंटरव्यू करके, किस समय अपने को क्या चीज बोलनी है। ये सब चीजें, छोटी छोटी चीजें आपको मोटिवेट करती है पूरा। उससे पहले मैंने आरपीसी के खूब सारे इंटरव्यू दिए थे, तो मेरे को समझ में आ गया था कि इंटरव्यू बोर्ड को क्या चीज चाहिए होगी। अब हम इंटरव्यू लेते हैं, बहुत सी जगह जाते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, हमें भी पता है कि 2 मिनट में पता चल जाता है कि सामने वाला कितना झूठ बोल रहा है, कितना सच बोल रहा है। अपने को ऐसा लगता है कि बस मैंने उनको एकदम दबा दिया है, कोई भी दबता, उनके 60 साल का एक्सपीरियंस आया उनके पास। तो इसलिए मेरा यही कहना है कि जिंदगी में जो हो वो सच होना चाहिए। मैं आपको कह दूँ कि मैं बहुत ही सीधा स्टूडेंट था, बस मैंने तो पढ़ाई कर रहा हूँ, जीवन में कुछ किया ही नहीं। सब कुछ किया, लंबे बाल भी रखे, इतनी इतनी दाढ़ी भी रखी, सब कुछ किया, ठीक है। लेकिन सबसे पहली चीज क्या रखी? पढ़ाई है, पढ़ना है बस। बाकी की चीज पढ़ाई और दोनों में से एक चीज चूज करनी है तो दूसरी को छोड़ देंगे नहीं परीक्षा। और वो पढ़ाई की, इसीलिए आज आपके सामने आता है। जिस पारिवारिक परिवेश से आप आते हैं, फादर को पता था कि उसमें क्या होता है? जब पर सबसे पहले जब खुशी जो पटवारी बनने में उनको मिली होगी और आईपीएस बनने में उनके तो एक जैसी हुई, उनके जो कोई चेंज नहीं, कुछ भी चेंज नहीं, आज भी कुछ भी चेंज नहीं। आज भी जाते हैं तो वही आनंद से, वहां बुलाता हूँ तो वही आनंद से। तो परिवार ने कैसे सपोर्ट किया? परिवार में किसने सपोर्ट किया? परिवार में ऐसे कौन से फैक्टर्स थे जो नेगेटिव थे? सभी परिवार में ये भी रोका होगा कि बस यार बहुत आगे सुन गया, प्रिंसिपल में आगे बहुत बेस्ट क्यों हम आगे टेंशन दे रहे हो, या पुलिस लेक्चर बन गया था, परिवार ने किसी रोक की कोशिश की, परिवार ने मोटिवेट कैसे किया अपने आप को? आपको देखो, मैंने आपको पहले भी बताया था, आप सभी को, हम सब जिस जगह के निवासी हैं, हम सबकी सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि लगभग एक जैसी है, लगभग एक जैसी। परिवार की स्थिति कोई ज्यादा अच्छी नहीं थी और ये सब चीजें थी। बड़ा भाई पुलिस में कांस्टेबल लग गया था भगवान की कृपा से। आपकी स्थिति ठीक मैं नहीं लगा था, वो लग गया था, तो ठीक स्थिति के लिए यहाँ पर काम चल जाएगा। तो उसमें क्या कि भाई तुझे पढ़ाई कर रहा है, बाकी की सब चीजें देख लो। अभी पुलिस में है तो कांस्टेबल, 2-3 चीजें जो अपने को रोकती है भारत में। हमारा काम पढ़ना होता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, दूसरी चीजों में घुस जाते हैं। दूसरी चीजें क्या होती है, मैं आपको बताऊं, हम सबके लिए पड़ोसी क्या कर रहा है, पड़ोसी अपने बारे में क्या बोल रहा है। गाँव से निकलते हैं तो गाँव में एक गवार टाइप योगी, वहाँ कुछ लोग बैठे रहते हैं, वो हमारे बारे में क्या बात कर रहे हैं। हम सब ऐसी फालतू की चीजों में उलझ जाते हैं, कौन क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा है। लोगों का काम है बोलना, आपका काम है कि कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करनी है, आपको उस गुस्से को अंदर अंदर पालना और करना है कि मुझे करना है कि आज जो लोग मेरे बारे में गलत बोल रहे हैं, कल वही लोग बोले क्या लगता बहुत बढ़िया। और जिस दिन आप सफल होंगे, यार इस लड़की ने क्या बात करी, मैं पहले ही कह रहा था ये तो बहुत आगे जाए, ये तो बहुत आगे जाए, ये सच्चाई है। मैंने कहा ना कि सफलता के साथ पूरी दुनिया है और आप असफल होंगे तो आपके साथ कोई नहीं। मैं आपको एक बहुत ही रोचक एक आपको किस्सा बताता हूँ। अभी तो आटा वाटा भी सब गांव से ही लेके आते थे घर से, वो कंधे पे बस में लेके आ रहे थे। तो वहाँ अपने मेजर पूर्ण सिंह सर्फिंग के ऊपर उतर जाते थे और ब्यास कॉलोनी या सर्फिंग तक आते थे। और ऐसा लगता है यार टैक्सी में बैठेंगे 10 रुपये खर्च हो गए, पैदल ही चलते हैं, तो कट्टा कंधे पे डाला हुआ वो यहाँ तक आते। तो रास्ते में शाम भी बहुत आती थी, यार मैं कोई पहचान वाला दोस्त मिल जाए तो विजय को कैसे जा रहा है। एक बार हम उधर बस से उधर के कट्टा कंधे में डाले आ रहे थे और दूसरे रूम में जो साथ गए, दूसरे रूम में जो दोस्त गए रहे थे, वो बिना बुलाए किसी के खाने के लिए जा रहे शादी के
तो हम मेन रास्ते को छोड़ के हमें जो ये यहाँ पे सर्किल के ऊपर है, इस सर्किल के ऊपर कोई मिलेगा तो पीछे वाली गली ली थी, उधर से निकले और उन्होंने पीछे वाली गली ली थी भाई, इधर वो पास में शुभम गार्डन है, कौन सा वहां खाना खाने के लिए, उन्होंने भी तो आमना सामना हो गया। कहाँ जा रहे हो? तो वो मुस्कुराया और वो हमें देख के ज्ञान कटा। तो ऐसे रोचक पल भी। तो मेरा ये कहना है कि परिवार की स्थिति जो भी हो उसको एंजॉय करना चाहिए और परिवार को कभी दोष नहीं देना चाहिए कि ये नहीं है, आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया। जो किया वो बहुत कुछ किया, कम से जो कर रहे हैं वो भी बहुत कर रहे हैं और उसी में खुश रहते और अपने को परिवार को रिटर्न देना है और जिंदगी में इस चीज को मानना है कि जिस दिन आपके पेरेंट्स को सबसे ज्यादा खुशी उस दिन होगी, पेरेंट्स कभी नहीं चाहेंगे कि पेरेंट्स के नाम से कोई आपको जाए। पेरेंट्स को सबसे ज्यादा आपके फादर को या आपके मदर को उस दिन सबसे ज्यादा खुशी होगी कि आपके नाम से किसको जाए। आप कभी देखेंगे आपके फादर कहीं जाए और वो कहे कि फलाना राम जी के पिताजी, उसके चेहरे के उनके चेहरे के ऊपर आप खुशी देखना। तो आप जीवन के अंदर आप कहीं डीमोटिवेटेड हो तो ये चीज सोच लेना कि मेरे पेरेंट्स मेरे नाम से जाती रही और ये जीवन की खुशी जिस दिन आपने पेरेंट्स को दे दी तो इस जिंदगी के अंदर आने आपका सफल लक्ष्य। आप तो सर आईपीएस सर्विसेज पुलिस सर्विसेज के अंदर है। ये जैसे मैं एक दो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको देखता हूँ तो वो पेपर लिखना जेल में है, तो आज उनके बारे में सोचता हूँ, मैं सोचता हूँ कि 5 साल बाद वो बाहर आएंगे तो वो ये काम करेंगे क्योंकि वो बाकी सब चीज़ें डिस्ट्रॉय हो गई। तो सरकार कानूनी रूप पे ऐसी कोई व्यवस्था क्यों नहीं करती कि पेपर लिखे उसे ये टेंशन से बच्चा निकले या फिर ये पेपर जिस तरीके से हो रहे हैं तो इसके ऊपर जो आने वाले टाइम में क्या स्टेप रहेंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो बच्चा तैयारी करता है उसके लिए भी ये बड़ा एक डिलेमा की स्थिति रहती है कि बच्चा बेचारा मेहनत करता है, रिंग सिलेक्शन उसकी सीट है, वो कहीं ना कहीं पेपर लिख के चलता और भी चली जाती है। इसमें कैसे स्टूडेंट्स इससे निकले और कैसे अपने आप को जो रेगुलरली न्यूज़ पेपर पढ़ते हैं क्या पेपर लीक हो गया तो उसमें इवन आस पड़ोस में बच्चों को कोई लोग मिल जाते हैं कि ये 5 लाख रुपए देके पटवारी बन गया या ग्राम सेवक बन गया। तो RDSC UDSC के में ये इस सर्विसेज में मैं नहीं मानता कि जो पेपर लीक देगी तो सिर्फ छोटी जो सर्विसेज होती हैं उसमें बच्चा अपने आप को डीमोटिवेट रेगुलर बेसिस पे न्यूज़ पेपर में दिखता है। कैसे निकले सर? मेरा सुरेंद्र जी ने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। मेरा सभी प्यारे विद्यार्थियों से ये निवेदन है, हमें जीवन में सिर्फ और सिर्फ मेहनत के ऊपर विश्वास करना चाहिए। आपके आस पड़ोस में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आपको इस तरह से मिसगाइड करेंगे पेपर को लेके, दूसरी सब चीज़ों को लेके। हमने जीवन में ऐसी चीज़ों के बारे में कभी सोचा भी नहीं। तो मेरा सभी विद्यार्थियों से ये हृदय की अनंत गहराइयों से ये निवेदन है, जीवन के अंदर हमें साधन कभी गलत नहीं अपनाने चाहिए और इसका क्या रिजल्ट आएगा ऐसा नहीं है कि बिना नौकरी अपन जीवन नहीं जी सकते। बिना नौकरी बहुत अच्छा जीवन अपन जी सकते हैं, लेकिन ऐसा संसाधन या ऐसे साधन यूज करके अपन बने और 5 साल बाद अपन जेल जा रहे हैं तो आपके लिए भी बहुत ही खराब सिचुएशन और आपके परिवार के लिए भी बहुत ही खराब इसमें। हमें अपनी गवर्नमेंट के ऊपर पूरा भरोसा करना चाहिए कि भाई गंदगी धीरे धीरे सब चीज़ें साफ होगी, ये सब चीज़ें रुकेगी। अपने पे कंट्रोल होना चाहिए, डिसिप्लिन की। हमें जीवन में ऐसी चीज़ों के ऊपर कभी नहीं पड़ना है और आपको सिर्फ और सिर्फ उसमें ही विश्वास रखना है, मेहनत के अंदर। और मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा है गीता के अंदर कि जो कर्म करेगा उसको फल मिलेगा। मैंने मेडिकल की तैयारी की, उसके अंदर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन उसी साइंस की वजह से मैं यूपीएससी क्लियर कर पाया और मेरे इंटरव्यू में 187 मार्क्स आए। मेरे को सबसे पहले उन्होंने बाद में क्वेश्चन पूछा था, उनके पास पानी की गिलास पड़ी थी और एक पेपर बेच पड़ा था,
मेरे को उन्होंने पूछा कि इस पानी की गिलास को पेपर वेट उसकी लो उन दोनों को गर्म करेंगे तो पहला कौन सा गर्म, जबकि पेपर वेट पहले गर्म होगा पानी बाद में। उन्होंने पूछा कि क्यों, तो अपन साइंस में पढ़ते हैं विशिष्ट ऊष्मा करके एक से ऐसी चीज होती, वो पूछा। फिर उन्होंने ट्यूबलाइट लगी रखी, पूछा कि ये ट्यूबलाइट है और ये इतने वोट की है, ये कितने घंटे जलेगी तो ये कीमिक आएगी। फिर उन्होंने न्यूटन के लॉज पूछे, मेरी हॉबी से जोड़ के कैमल राइड उससे कैमल राइडिंग, फिर उससे कैमल राइडिंग के साथ बोलेरो गाड़ी को न्यूटन की लॉ से जोड़ा। मेरे को पूछा कि अभी तो वहाँ राजस्थान की गाड़ी आ गई, इस गाड़ी का क्या नाम होता है, नक्का सा 4x4 होता है। उन्होंने पूछा उसको 4x4 क्यों बोलते हैं। उन्होंने पहले न्यूटन का थर्ड लॉ खूब बात पूछा मुझे, मैं मुस्कुराया, मैंने कहा सर वही न्यूटन का थर्ड लॉ। उन्होंने कहा न्यूटन का थर्ड लॉ कैसे, 4x4 गाड़ी में चारों टायर एक साथ काम करते हैं, तो जो रिएक्शन फोर्स है वो ज्यादा लगता है। तो फिर उन्होंने कहा कि और कुछ क्या बता सकते हैं, ये जो गाड़ी है वो कितनी यूजफुल है। मैंने कहा साहब ये गाड़ी बहुत यूजफुल है, और जो वेस्टर्न राजस्थान है उसकी कायाकल्प जो है उसको पूरा पलट के रख दिया है, और हमारी नेशनल सिक्योरिटी की दृष्टि से भी बहुत ही बढ़िया है कि हम तो पाकिस्तान का कोर्ट लगता है, उसके ऊपर हमारी जो गश्त है वो बहुत आसान हो गई है, और लोगों का आपस में कम्युनिकेशन बढ़ा है, लोग एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। लेकिन साहब इस घाटी से हमें नुकसान भी बहुत हुआ है। मैंने कहा साहब दोनों तरह पे खड़ी है ये गाड़ी, जिसने हमारे पूरे जो सोसाइटी है उसको चेंज करके रख दिया, और दूसरी साइड से देश के सामने बड़ी चुनौती भी पेश कर दी। वो एकदम देखने लगे मेरे वजह से, और उन्होंने बड़ी रुचि के साथ मुझे पूछा कि कैसे आप बताओ। मैंने कहा साहब एक साइड पे इन्होंने ये सब कुछ कर दिया है कि नेशनल सिक्योरिटी मजबूत हो गई है, लोगों के बीच में आने जाने का जो साधन है जब कैसे ही आ जा नहीं सकते थे क्योंकि रोड नहीं थी, ये सब नहीं। लेकिन साहब दूसरी साइड इस गाड़ी को सबसे ज़्यादा यूज किया तस्करों ने, और उसकी वजह से अफीम और ये सब चीज़ें पूरे समाज के अंदर लोगों ने फैला दी है, जिससे पूरा समाज की जो यंग जनरेशन है वो बर्बाद हो गई। तो मेरे को बहुत ही गौर से उन्होंने सोचा और उन्होंने एकदम अलग उसको उनको एस्पेक्ट दिखा। तो मैं इस बात से सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आप जीवन में कौन सी चीज़ पढ़ी और आप उसको कहाँ यूज हो रही आप सोच भी नहीं सकते। मैं उस टाइम ये सोच के रोता कि यार मेरा मेडिकल में नहीं हुआ, मैंने पढ़ा साइंस तो बेकार है, कुछ काम की नहीं। आप रोते रहोगे तो अपने मारवाड़ी के अंदर एक कहावत भी है कि रोम दो जाए जगह मरुड़े गई समाचार ले रहा हूँ, है ना ये कहावत। तो रोना नहीं है जीवन के अंदर, काम आएगी कोई ना कोई चीज। तो वो साइंस मैंने उस समय पढ़ी, उस साइंस की वजह से मेरे को इतने अच्छे मार्क्स आए, उसकी वजह से मेरी यूपीएससी के अंदर 170 मेरिट आई, और उसकी वजह से मैं आई। तो जो आप पढ़ रहे हो वो चीज आपके काम आएगी। तो दुनिया कुछ भी करे अपने को उसमें नहीं पढ़ता, और स्पेशली और उसमें बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं पेपर से 2-3 दिन पहले घूमते हैं, नींद खराब कर लेते हैं, सब कुछ भी पेपर देने जाते हैं तो पेपर में नींद आती है, और आदमी का माइंड एकदम चलता नहीं है वहां पर। तो उसके चक्कर में क्या होता है कि 3-4 क्वेश्चन और गलत कर देता है, उससे बाहर निकल जाता है। तो मेरी इतनी रिक्वेस्ट है, अपनी मेहनत के ऊपर विश्वास रखिए, बाकी की दुनिया में किसी चीज के ऊपर कोई विश्वास नहीं है। सर का जो सेशन है अगर अपन देखेंगे तो इतना प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे है कि आपकी हर चीज़ पे बात करता है वो, कि आपको कैंडिडेट्स पे कितना काम करना है, तो आपकी पर्सनल लाइफ में आपको कैसा होना है। ये सर ने यही कहा कि फेसबुक नहीं चलाना है, इन फेसबुक के लिए आप प्रोडक्ट मत बनाओ एटलीस्ट। आज अपन रील्स बनाते हैं, रील्स पे रेगुलर व्यूज देखते हैं, लाइक्स देखते हैं, वो प्रोडक्ट है फेसबुक के लिए, यूट्यूब के लिए। आज यूट्यूब पे जो पेड वीडियोस होते हैं उनके ऊपर कितने व्यूज पे कितने रुपए मिलेंगे। अल्टीमेटली व्यूज गाँव में बैठा चौपाल में बैठा आदमी वो वीडियोस रील्स को स्क्रॉल कर रहा है, व्यूज तो वो वाले आ रहे हैं। 90% टोटल वेस्टेज है, जो देख रहा है वो भी वेस्टेज है, जो क्रिएट कर रहा है वो भी वेस्टेज है। ठीक है, पढ़ाई भी यूट्यूब पे करना चाह रहे हैं, वो फंडामेंटली एग्जिस्ट ही नहीं करते ये सब चीज़ें, है ना। ये हमें समझना पड़ेगा। इस कॉम्पिटिटिव जो ये एनवायरनमेंट है ये कैसे क्रिएट हुआ है। आज भी चीज़ें बेसिक है, हम बेसिक फंडामेंटल से दूर हो चुके हैं। चीज़ें वहीं पे बेसिक है, पढ़ाई का पैटर्न वैसा ही है, एग्जाम का पैटर्न वैसा ही है, एग्जाम क्रैक कैसे करना है वैसा ही है। सर ने बोला कि मैं 11th में मैं मेडिकल में नहीं गया, लेकिन वो सब्जेक्ट मेरे बाद में काम आए।
वही बच्चा 12th में मेडिकल में सेलेक्ट नहीं होता, सुसाइड कर लेता है। Yes. उस बच्चे में ये सोचने की क्षमता नहीं होती है कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, कोई बात नहीं, ये एकेडमिक्स में आने वाले टाइम में काम आएगी। वही बच्चा डिप्रेशन में, ये ड्रग्स लेता है, मीडी लेता है, नशे करता है, दोस्तों के साथ बैठता है, दारू पीता है, पार्टी करता है। ये सब चीज़ें हमें चूज करनी है कि मैं प्रायोरिटाइज क्या करना है। बहुत सारे बच्चों के भी बहुत सारे क्वेश्चन होंगे अपने मन में, तो सर के ज़्यादा टाइम नहीं देते थे, 3-4 बच्चों में बोलूँगा कि क्वेश्चन पूछें। नमस्ते सर। मैं भाविका स्वामी है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आज लगभग सभी लोग नौकरी के पीछे दौड़ रहे हैं, लेकिन देश को आगे बढ़ाने के लिए नौकरी जरूरी है या बिजनेस? चलो बहुत ही बढ़िया। गुजरात से तो दोनों चीजें इम्पोर्टेंट है। पढ़ने का मतलब सिर्फ नौकरी लगना ही नहीं होता है। कोई जरूरी नहीं है कि आप बहुत अच्छे पढ़े और आप नौकरी लगो। पढ़ने का मतलब है कि आप जीवन के अंदर जहाँ पर भी हो आप सक्सेस हो। मैं सिर्फ नौकरी की बात करूँ तो फिर आपको सुरेंद्र जी नहीं है, तो इसलिए समाज के अंदर दोनों चीजें जरूरी। समाज के अंदर बिजनेसमैन भी जरूरी है और समाज के अंदर अधिकारी भी जरूरी। अपने को ये सोचना नहीं है कि मेरे को क्या करना है, अपने को सिर्फ इतना ही काम करना है, अपने को पढ़ना। उस पढ़ाई की वजह से आप नौकरी लग गए, अच्छी बात है, नहीं लगे तो पढ़ाई आपके बिजनेस में काम आ जाएगी। लेकिन हम पढ़ेंगे ही नहीं तो फिर हमारे अंदर आइडियाज ही डेवलप नहीं होंगे, हम कुछ नई चीज कर ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए पढ़ना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और समाज के लिए दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। गुड आफ्टरनून सर। सर आप हमेशा कहते हैं कि नौकरी, सरकारी नौकरी पाना मुश्किल काम नहीं है, पर आजकल हम देख रहे हैं कि जैसे कंपटीशन बढ़ता जा रहा है और अभी भी हमको वही लगता है कि सरकारी नौकरी पाना मुश्किल काम नहीं है। मुझे तो अभी भी सिचुएशन तो यही लगता है। मेरे को आप कह लो 1 महीना पढ़ देगा तो मुझे मजा आ जाएगा, बच्ची फिर ये 1 महीना पढ़ लूँ। इसलिए मैं आपको बताऊँ, इसलिए मेरे को आसान लगता है। मेरे को इसलिए लगता है कि आपकी रुचि क्या है, आपका इंटरेस्ट क्या है। मेरी रुचि ये है कि मुझे इस चीज़ की समझ आ गई कि जीवन आपका चेंज कोई चीज़ कर सकती है तो पढ़ाई कर सकते है। इसलिए मुझे पढ़ाई बिल्कुल भी बोरिंग नहीं लगती, तो मैं एक इंटरेस्ट लेकर पढ़ता हूँ। अब जब आप इंटरेस्ट के साथ पढ़ोगे तो आपको कोई चीज़ मुश्किल लगेगी नहीं। मेरा इंटरेस्ट ये था, मुझे ये था कि बस पता नहीं मुझे कहाँ से ये सब चीज़ें, मेरी शुरुआत से मेरा ये मन होता था कि मुझे पढ़ना। अभी पता नहीं कहाँ से आई या क्या है, लेकिन आपका उस चीज़ में इंटरेस्ट होना चाहिए तो आपको चीज़ ऑटोमेटिक अच्छी लगनी। वो मैं मूवी ज़्यादा नहीं देखता, लेकिन वो कहते हैं ना कि किसी चीज़ के प्रति आपका इतना ज़्यादा वो तो पूरी कायनात नच जाती है ना। शाहरुख खान जो मूवी है उसके अंदर, है ना, तो वो वाली चीज़ है। आपको सिर्फ उस प्रोसेस के ऊपर जाना है, मज़ा उसी का है। आपका काम है पढ़ना, आपका काम ज़्यादा सोचना नहीं है कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। आपकी तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि लोगों को कहना पड़े कि रिश्ता तो पक्का होगा, ये तो पीछे रहेगा नहीं, ये सीट से ये लेके जाएगा। आपको ये नहीं सोचना है कि बस मेरे को ये नौकरी मिल। हम रोते रहते हैं कई बार किसी भी चीज़ को लेके कि यार ये लड़की छोड़ के चली गई, यार इससे हो गया, वो हो गया। अब पढ़ो ना, सब हो जाएगा। लोग आएंगे आपके पीछे, आप आगे आगे चलोगे, लोग आपके पीछे आएंगे। अपने को किसी का पीछा नहीं करना है, अपने को तो पढ़ाई करनी है और ये पूरे जीवन के अंदर ये सिद्धांत लागू कर रहे हैं। अपना काम परफेक्टली करना, फिर देखना, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ 1 साल आप सब चीजें छोड़ दीजिए, आप भी यहाँ बैठ के कहोगे कि मुझे भी मुश्किल नहीं लगता। उस लड़की को मालूम होना चाहिए कि ये लड़का IPS बनेगा, कहीं नहीं जाएगी। आपने जैसे कि 2 टाइम एक का एग्जाम दिया था, मैंने 6 टाइम दे चुका हूँ, सिलेक्शन नहीं हुआ था, तो नेगेटिव बहुत सारे रिव्यूज मिलने लगे थे, फैमिली मेंबर, सोसाइटी की, कुछ कर नहीं पाया था लाइफ में। तो सर कैसे डील कर सकते हैं सब चीजों को? यार ये तो बहुत ही बढ़िया मेरी सब चीजें जोड़ दी है तुमने साथ में। ये होता है, नहीं होता है तो आपके रिश्तेदार भी, दूसरे सभी लोग, लेकिन ये सोच के चलना यार, अभी तो जीवन में 18-20 साल के ही हुए हैं, मतलब जो भी है 30 साल से नीचे सब यंग लोग। तो कोई अपने जीवन ऐसा कौन सा जी लिया है कि कुछ कर नहीं पाए।
मैं भी जब ये सब साथी सब डॉक्टर बन गए, मैं पीछे रहा, फिर एकदम स्ट्रीम भी चेंज कर लिया। मेरे को भी बड़ा ऐसा लगा, मैं भी डूंगर कॉलेज गया, कोई मेडिकल कॉलेज जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, तो मुझे भी बड़ा दुख हुआ यार ये क्या हो रहा है जी, क्योंकि वो अपना सपना था कि यार ये करना है, वो सब सुनता है तो बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन मैंने अभी आपको बताया ना कि ये जीवन का पार्ट है, जो अपन चाहते हैं वो सब बहुत जरूरी नहीं है, लेकिन ऊपर वाले ने हो सकता है अपने लिए कुछ अच्छा डिजाइन कर रखा। मुझे तो, और मैं तो इस चीज को एकदम मानता हूँ कि मैं डॉक्टर बनता तो हो सकता है कि आज यहाँ नहीं बैठ पाता, मैं डॉक्टर नहीं बना तो उस वजह से हो सकता है मुझे और ज्यादा जोश आया, उत्साह है कि मुझे कुछ करना है, सभी दोस्तों को देखना था, मुझे भी लगा कि यार मैं भी इनके बरोबर बैठूं, मैंने मेहनत की तो इधर हो गया। इसलिए ज्यादा सोचना नहीं चाहिए, ज्यादा सोचने से दिक्कत होती है, पड़ोसी क्या सोच रहे हैं, ये क्या सोच रहे हैं, दुनिया आप कुछ भी बन जाओगे बाद में भी सोचेगी। ऐसा नहीं है कि आप सबका मुंह बंद करवा दोगे, ये माइंड में से निकाल देना चाहिए। अपन अपने को आनंद से जीना, अपन किसी को मुंह बंद नहीं करवा रहे, किसी को कुछ भी नहीं करवा रहे। अपन दुनिया में ऐसे थोड़े गए, हिंदुस्तान में 1 अरब 40 करोड़ लोग हैं, किस किस से झगड़ोगे, किस किस का मुंह बंद करवाओ, इससे ना अपने को ब्रेक काम करना है, तो ये माइंड में से निकाल देना चाहिए। शुरुआत आप एक दिन में ही नहीं कर सकते कि मैं आज से पूरा अभी जाते ही बाहर निकलते ही स्विच ऑफ करूंगा शाम तक दिमाग मोबाइल में रहेगा कि थोड़ा ऑन कर लो, थोड़ा ऑन करिए, ऐसा ही चलता रहे। तो एक साथ ऐसा नहीं कर सकते। उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको ये करना है कि आज ये मानना है कि मेरा स्क्रीन टाइम घटाऊंगा, 10 घंटे है तो 9.5 घंटे ही करूंगा। छोटे अपने को जीवन के अंदर लेना है। अभी अपन देखो अपने मोबाइल की वजह से कंसंट्रेशन बहुत डाउन हुआ है। आपके सामने 15 सेकंड की रील आ जाए तो उसको आप नहीं देखोगे, आप स्क्रॉल करते रहो, 2 सेकंड होगी उसको देख लोगे, धीरे धीरे वो टाइम अपना घट रहा है, क्योंकि अपना कंसंट्रेशन है ही नहीं, और 2 सेकंड पहले अपने क्या देखा था वो अपने को याद नहीं। तो इसकी वजह से सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है कि मोबाइल की वजह से अपना कंसंट्रेशन एकदम वीक हो रहा है, अपन किसी चीज के ऊपर रेगुलर कंसंट्रेट नहीं कर पाते। तो इसके लिए बेस्ट सिस्टम मेरा ये मानना है, छोटी चीजें धीरे, और उसके साथ हल्का योगा करना चाहिए। योगा का बहुत फायदा होता है, बहुत ही बेनिफिट होता है। शुरुआत में मुश्किल लगेगा ये सब, लेकिन ये सब चीजों के रिजल्ट धीरे धीरे आते। तो मोबाइल डिस्ट्रैक्शन का सिर्फ एक तरीका है, वो है कि धीरे धीरे स्क्रीन टाइम। उसके अलावा गीता का मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि आप इंद्रियों को कभी भी दबा नहीं सकते। आप इंद्रियों को दबाओगे तो वो और ज्यादा है, वो बाहर आएगी और आपका और ज्यादा डिस्ट्रैक्शन होगा। तो बेस्ट ये है कि आप जो अपनी इंद्रियां होती है, भगवान श्री कृष्ण ने ये बात कही है कि आप उसको व्यवस्थित कीजिए, कहाँ किसको कितना यूज करना है, और वो चीज किससे आती है, अनुशासन से। और अनुशासन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, थोड़ा आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरा क्वेश्चन ये था कि आपने बोला कि आप जॉब करने से पहले आपके लाइफ में ऐसा भी हुआ कि आप फ्रस्ट्रेटेड थे, आप सेलेक्ट नहीं हो पाए थे। तो हमारे साथ क्या होता है कि हम किसी चीज में जब सेलेक्ट हो जाते, पहले नहीं होता, जब हो जाता तब हमें लगता हाँ उसमें नहीं हुए तो उसका कारण ये था, अब अच्छा था। बट पहले उस टाइम हमें ऐसा फीलिंग आती है अंदर से कि सर वो क्यों नहीं हुआ, वो हमसे होना चाहिए था। तो सर उस टाइम आपको शायद, अभी आप बोल रहे हो कि नहीं वो चीज मेरे साथ नहीं हुआ तो वो अच्छा था, बट उस टाइम एक होता है अंदर से, जैसे इंस्ट्रूमेंट है तो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में हमारा होता है वीकनेस होती है, तो उसमें क्यों नहीं नंबर आते। जैसे मेरा थोड़ा सा कोई सब्जेक्ट वाला वीक है तो मुझे बहुत एक होता है, मैं ऐसे नहीं मैं करती नहीं उस सब्जेक्ट को, मैं बहुत ट्राई करती हूँ बट फिर भी उसमें कुछ लीकेज हो जाता है, पता नहीं कहाँ से, बट उसमें से नहीं हो पाता। ये बहुत ही इनकी सही बात है। मैंने आपको इसका भी एग्जांपल दिया था कि दुख होता है, आप सोच ही नहीं सकते कि आपका नहीं हुआ तो आपको दुख नहीं होगा। मुझे भी, मैंने कहा ना, मैं सब दोस्त मेडिकल कॉलेज जा रहे थे, मैं डूंगर कॉलेज गया तो मुझे बहुत दुख हुआ। वो मन ही ऐसे कर रहा था कि यार ये सब क्या करे, ये सब चीजें, तो दुख होता है, ये माने। मेरा सिर्फ ये कहना है कि इन सब चीजों को नेचुरल मानिए कि ये सहज है, ये सब चीजें होगी। उस समय जैसे आपने कहा कि सब्जेक्ट वीक रहता, तो मैं मेरा ही एग्जांपल देता हूँ। मेरी पहले मैथ्स कमजोर थी कभी, मैं आपको बताता हूँ क्या। 8th क्लास में हमारे टीचर आए थे राजेंद्र जी कुलरिया। उससे पहले थोड़ी सी मेरी मैथ्स काफी कमजोर थी, थोड़ी सी की नहीं, काफी कमजोर, फिर भी मैं क्लास में पहला नंबर ले आता।
मैथ्स मैं आपको बताऊं उसके लिए करना क्या है अपने। 8वीं क्लास के अंदर में आया तो जो सर थे, टीचर थे सरकारी स्कूल के अंदर, बहुत ही डेडिकेटेड टीचर थे। मेरे मन में वैसे ये थे कि मैथ्स में मेरे को कमजोर नहीं रहता, मैथ्स अच्छा हो गया। तो वो टीचर बहुत बढ़िया थे, उन्होंने सिखाई तो मेरी मैथ्स ठीक ठाक हो गई, मतलब काफ़ी अच्छी हो गई। लेकिन उससे पहले मैं पहले वाली चीज़ थोड़ी सी बता, मेरे मन में ये था कि क्लास में पहला तो आना चाहिए कुछ भी। मैं इतनी ज़्यादा मैथ्स के ऊपर मेहनत करता था कि मैं सवाल भी रट लेता था। सवाल भी रट लेता था, पता होता था कि ये इसका ये तो ये मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आपको रटना है, मैंने आपको एक जस्ट एग्जांपल बताया, ये एक चीज दी है, इसके पीछे की एक कहानी बताई है, मैंने आपको एक स्टोरी बताई। उस चीज से हमें डरना नहीं है कि मेरे को नहीं आ गया, कोई ना कोई तरीका तो होगा यार दुनिया में किसी न किसी ने, तो मैंने वो तरीका निकाल लिया। तो आप अपने अंदर देखो आपकी क्या मजबूती है, तो आप भी कोई ना कोई दूसरा तरीका ढूंढ सकते हैं। दुनिया में हर चीज का तरीका है, हर चीज का कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलता है। और मेरे को पता था कि ये लॉन्ग लास्टिंग तरीका नहीं है, आप नहीं कर सकते बाद में आगे। तो फिर मेरे को जो है अच्छा टीचर मिल गया, तो मेरा सिस्टम चेंज हो गया, मैंने अच्छे से समझ गए और मैं सीख गया। तो इसीलिए यूपीएससी के अंदर सी सेट का एग्जाम क्लियर हो गया, नहीं तो सी सेट क्लियर नहीं होता, वो सिर्फ उसी एक ही वो रास्ते पे बैठा रहता, रचने के रास्ते के ऊपर नहीं होता। तो मैंने कहा ना आपको एग्जाम अवेयरनेस, सोशल अवेयरनेस, सब चीजों की अवेयरनेस होनी चाहिए, किस समय किस चीज के अंदर जीवन में चेंज कर लेना, उसके साथ उस चीज के अंदर चेंज कर लेना। फिर आपने मेरे को एक चीज, तीसरी चीज ये पूछी कि भाई बाद में पता चलता है, पहले पता नहीं चलता। मैच्योरिटी धीरे धीरे आती, और मेरा ये मानना है कि टाइम से पहले आदमी को मैच्योर भी नहीं होना चाहिए। टाइम से पहले आदमी मैच्योर हो जाता है तो फिर अच्छे से जिंदगी भी नहीं जी पाता है। हमें पहले क्यों पता नहीं चलता है? पहले इसलिए पता नहीं चलता है कि हमारे अंदर एक क्या है, ह्यूमन के अंदर एक ईगो होता है, हम चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, हम सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। मैंने तो इतनी बढ़िया पढ़ाई की थी, क्यों नहीं हुआ, मेरा तो होना ही चाहिए था, पेपर चोरी हो गया, ये गड़बड़ हो गया। तो मैं शांत दिमाग से बैठ के सोच रहा है कि कुछ ना कुछ तो मैंने मिस्टेक की है, सोच रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, पेपर देने जाते हैं, उस दिन पेपर देके उसके बाद में वो कभी पेपर नहीं देखते, जो पेपर देके आए एग्जाम में उसके बाद वो कभी पेपर नहीं देखते। मैं आपको बता दूं, हम उस पेपर को एकदम काला कर देते, इतना बार बार उस क्वेश्चन को देखते थे कि यार ये क्वेश्चन को बुक के उस पे पढ़ा था, इसका ये आंसर होना चाहिए, ये आ रहा है, ये क्वेश्चन। उस पेपर को इतनी बार देखते थे कि वो एक नई जोश पैदा होता था कि ये क्वेश्चन गलत हुआ, ये आगे नहीं हो जाए। उस पेपर को आप बार बार देखोगे, मेरे से कहाँ मिस्टेक हुई है, आपको पता चलेगा कि यार ये 4-5 क्वेश्चन मेरे गलत नहीं होने चाहिए थे, लेकिन ये गलत हुए। गलत क्यों हुए? मैं कौन से क्वेश्चन को बार बार पढ़ रहा था। बहुत सारे स्टूडेंट क्या होता है कि सिर्फ एक कॉपी रखते हैं, बस मेरे को तो एग्जाम में ये कॉपी पढ़ के जाओ, तो सिर्फ एक कॉपी पढ़ के गए, उस कॉपी में से पेपर आए तो बहुत बढ़िया पेपर हो, बहुत इजी पेपर था। अरे भाई इजी है तो सभी के लिए इजी है, आप पीछे रह गए। पेपर आना चाहिए हार्ड, फिर आता है मजा। पेपर हार्ड आ गया, फिर आपको डरना नहीं है, फिर ये मान के चलना है कि सबका लेवल बराबर हो गए। अब जो आदमी उस समय खुद को सेल्फ मैनेज कर लेगा, मैनेजमेंट 2-3 क्वेश्चन देखोगे एकदम डर जाओगे, गारंटी के साथ। मुझे भी आप पेपर दोगे, शुरुआती 4 क्वेश्चन नहीं आएंगे, मुझे भी डर लगेगा कि यार हो गई बात। उस समय आपको ये सोचना है, सभी के लिए हार्ड है। अब अपने को जिंदगी में जो 16-17 साल पढ़ा है उसको सोचना है, उसका दिमाग लगाना है और स्मार्ट गैस करना है, थोड़ा क्या हो सकता है, क्या कर सकते हैं। एग्जाम अवेयरनेस इसको बोलते हैं। उस समय क्या करना है, इजी आता है तो बहुत ज्यादा हाइपर हो जाए, नहीं तो कुछ नहीं, इजी आ गया, उसमें 4-5 नहीं कर दिया, हार्ड आया तो पूरा एकदम छोड़ दिया, बस अब तो गए, कुछ नहीं होने वाला। ये नहीं करना है, संघर्ष करना है। वर्ल्ड कप का फाइनल तो देखा ही होगा ना सब, 30 रन थे और 30 बॉल थी और 4 ही आउट थे। कैसे चेंज हुआ सब कुछ, और उसी समय ढीले हो जाते, कुछ नहीं करते तो क्या होता है। जब 30 बॉल में 30 रन चाहिए और 4 आउट हो, उसमें यदि इंडियन की टीम वर्ल्ड कप ले आती है तो
आप भी तो कर सकते हैं, कर सकते हैं नहीं कर सकते। ये इसी तरह से जीवन में हर जगह से छोटे छोटे मोटिवेशन निकाल रहे हैं। आप कभी किसी के फेस के ऊपर आप एकदम शांति देखो, सहजता देखो, तो वहां से भी मोटिवेशन की मैं इतना क्यों स्ट्रेस में हूँ, मैं भी तो सहज रह सकता हूँ, मैं भी तो शांत रह सकता हूँ। तुलना करो तो अच्छी जगह तुलना करो, दूसरे से नहीं यार ओ ये तो फॉर्च्यूनर में ज्यादा है, दुखी हो गए पूरे दिन दुखी दुखी बैठे हो। दुखी नहीं होना है किसी को। और अभी ये नहीं सोचना कि यार इसने तो मेरी इज्जत निकाल दी। हमारे केमिस्ट्री के यार सर थे, लोअर कॉलेज में थे पहले, उनके पास कोचिंग लड़के आते थे तो बच्चे को खड़ा करके पूछते थे, बच्चे बड़े दुखी होते थे, निशान में तो बेइज्जती करती। वो सर कहते थे कि यार अभी आपकी इज्जत बनेगी, जिस दिन आपकी इज्जत होगी ना उस दिन मैं आपकी डबल इज्जत करूंगा, उससे पहले तो अभी इज्जत है ही नहीं तो बेइज्जत हुई कहाँ से? इज्जत हो तब बेइज्जत होती है। तो हम क्या है कि बहुत इगोइस्टिक हो गए कि मेरी तो इज्जत रहेगी, मानना है कि इज्जत है ही नहीं, इज्जत बनानी है अभी। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर कंपटीशन डे बाय डे चेंज होता है, कंपटीशन डे बाय डे चेंज हो रहा है। जैसे कि 2019 में एसएससी सिलेक्शन के लिए 90 to 100 मार्क्स सिलेक्शन होता था और अब 2024 में 140 मार्क्स लाने पड़े मेरिट लिस्ट में आने के लिए। तो इस चीज को हम कैसे फेस करें? इसके लिए देखो दो तीन चीजें होती। कंपटीशन 2019 में और अब में चेंज इसलिए हुआ है, अब एक लोग हम पुराने हो गए, हमारे की तुलना में आप लोगों का दिमाग ज्यादा है, नई जनरेशन ज्यादा एक्टिव है, एक रीजन थे। दूसरा ये पहले रिसोर्सेस कम थे, लोगों के पास रीच कम थी। अभी लोगों के पास रीच, जैसे ऑनलाइन किसी ने क्लास ले ली, कुछ ले ली, तो हर आदमी के कंपटीशन में। तो एग्जाम आपकी एकदम बात सच है कि एग्जाम टफ हो, लेकिन कोई पास तो अपने में से ही करेगा उसको। ये नहीं सोचना है कि टफ हो गया, पास करने वाला तो अपने में से ही होगा कोई। तो दूसरा कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता? दूसरे लोग 140 नंबर लेके आ रहे हैं तो मैं क्यों नहीं ला सकता? अभी थोड़े सी देर मैंने सुरेंद्र जी ने बोला था कि योग्यतम की उत्तरजीविता, डार्विन, कि जो योग्य है वही सरवाइव करेगा, जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है। तो जो योग्य है, तो अपन ये एक्सक्यूज नहीं दे सकते कि मेरिट ऊपर जा रही है, हमें उनसे टक्कर लेनी है। ये नहीं कह सकते कि साहब जैसे अभी जैसलमेर बाड़मेर के अंदर बाढ़ आई, तो वो ये नहीं कह सकते कि साहब हमारे यहाँ तो कभी बाढ़ आती नहीं थी, बाढ़ कैसे आ गई? हम बाढ़ आ गई तो भागेंगे नहीं, बचेंगे नहीं। बाढ़ तो पहले यूपी बिहार उस साइड आती थी, हमारे कैसे आ गई? हमें हर चीज के लिए तैयार रहना है। अब आप कह रहे हैं 140, थोड़े से समय में 160-70 जाने लग जाए, हमें उसके लिए वो डेडिकेशन चाहिए। तो ये सोचना है कि पहले 92 लाने वाले क्या करते थे, अब 140 लाने वाले क्या कर रहे हैं। तो 140 लाने के लिए और कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेंगे तो हम करेंगे, लेकिन 140 मार्क्स लाएंगे। एक्सक्यूज का सोचना ही नहीं है जीवन में कभी कि ये ऐसा हो रहा है तो मैं क्या करूं, या ऐसा हो रहा है तो मैं, बहाना बनाना ही नहीं, करना है वही मेरे को। सीधा सा एक लाइन के अंदर जवाब हो, घर वाले पूछे तो मेरे को ये करना, बहाना नहीं बनाना है। बात के अंदर नहीं हुआ तो घर वालों को कह दो कि नहीं हुआ, इसका मतलब मेरे अंदर कहीं ना कहीं कमी रही है और उस कमी को मैं चेक। ये बात एक आप मान के चलिएगा, आपने मैथ्स ली, आपकी मैथ्स कमजोर थी तो कम से कम आपने 12 तक पढ़ी, तो जो मैथ्स आपकी 9th में है, 9th या 10th में थी, उससे तो अच्छी हुई होगी, उससे तो 2 अक्षर भी सीखे होंगे तो अच्छे ही सीखे होंगे। तो आपने साइंस लेके कुछ गलत नहीं किया, जीवन में कुछ खोया नहीं, आपने कुछ न कुछ पाया ही। और फेल हो गए तो हो गए, क्या फर्क पड़ता है उससे, फेल हो गए। जीवन में तो फेल पास ये तो सब चलता रहता है। आप जो भी कर रहे हो ईमानदारी के साथ कर रहे हो, मैं इतना गारंटी के साथ कह सकता हूँ क्योंकि आप इसी ईमानदारी से करते रहे और आप वो मेहनत की आपने, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ ईमानदारी और मेहनत वाला आदमी जीवन में तो जरूर सक्सेस, ये मैं इतना जरूर कह सकता हूँ। लेकिन उसके साथ आपको खूब मेहनत करनी पड़ेगी। आपको कभी किसी चीज का रिग्रेट नहीं करना है कि मैंने मैथ ले ली,
ये मान के चलते हैं जो किया है उससे कुछ मिला है। माँ के पेट से जब हम पैदा होते हैं उस समय अपने को कुछ भी नहीं आता। तो हमें जीवन में ये नहीं सोचना है हमें कि हम सब कुछ सीख के पैदा नहीं होते। ये सब चीजें स्किल होता है। स्किल किसको कहते हैं? जो सीखा जा सकता है। तो हम सब चीजें क्या करते हैं? सीखते हैं इस दुनिया के अंदर आगे। तो इस दुनिया में कोई चीज ऐसी नहीं है जो हम सीख नहीं सकते। हो सकता है उस चीज के अंदर हम परफेक्ट नहीं हो, लेकिन थोड़ी बहुत सीख तो सकते ही हैं। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि आप जीवन में जरूर सफल होंगे। आपको बिल्कुल भी इस चीज को सोच के ये नहीं है कि मैं फेल हो गया या मैंने नेक्स्ट लेके कुछ गड़बड़ कर दी। आपने जो किया है, पहले तो अच्छी चीज ये की कि आपने पेरेंट्स की बात मान के कम से कम उनको जीवन में खुशी दी। तो पहली चीज तो अच्छी यही होगी। और उनकी खुशी, उनका आशीर्वाद जीवन में कहाँ आपके काम आएगा आप कुछ भी नहीं सोच सकते। तो ये भी अच्छी चीज। और अंत में मैं आप सभी प्यारे बहनों और भाइयों को मैं यही कहना चाहूँगा, आप सबसे मिलकर मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। और विद्यार्थियों से जब भी मिलते हैं तब एक आनंद की अनुभूति होती है कि अपने ही लोग हैं, अपने ही साथी हैं, अपने ही भाई हैं, अपनी बहनें हैं। और जब कोई पढ़ के जीवन में आगे बढ़ता है और कहीं रास्ते में मिलता है कि साहब उस समय आपसे, तो एक जीवन में दो लोग ऐसे होते हैं, एक टीचर और एक खुद के पेरेंट्स। ये दो लोग आपकी प्रगति से हमेशा खुश हो गए। आप यहाँ से पढ़ के सफल होंगे तो सुरेंद्र जी को जीवन में हमेशा आप कभी भी मिलोगे तो सुरेंद्र जी प्राउड के साथ ये कह सकते हैं कि ये विद्यार्थी मेरे से पढ़ा हुआ है, खुशी के साथ कहेंगे। बाकी के पीछे मेरे भाई ने एक क्वेश्चन पूछा था कि आसपास के सभी हैं वो दुखी, तो आप भी दुखी है, अभी भी आपके ऊपर टोंट मारेंगे और बाद में भी दुखी रहने वाले। तो ये आसपास की सब चीज़ें आपको छोड़ देनी है और लिमिट की चीज़ों में आपको पार्टिसिपेट करना है। घर वाले किसी से लड़ाई झगड़ा करें तो उसमें आपको पार्टिसिपेट नहीं बनना है। आपका फोकस, आपका कंसंट्रेशन आपकी पढ़ाई की तरफ होना चाहिए। जितना जो काम है वो करने दीजिए। गांव में किसी का जमीन का झगड़ा है, किसी का दूसरा झगड़ा है, वो आपका झगड़ा नहीं है, वो आपका काम नहीं है। आपका काम है पढ़ना। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के अंदर टोटल 18 अध्याय है, जिसमें से 6 अध्याय है वो कर्म मार्ग, 6 भक्ति मार्ग और 6 ज्ञान मार्ग। तो आप पढ़ाई कर रहे हो जिसका मतलब आप ईश्वर की उपासना कर रहे हो। आपको कहीं दूसरा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। और कृष्ण भगवान ने कहा था कि उनको ज्ञान प्राप्त करने वाले और कर्म योगी लोग सबसे ज्यादा पसंद है। तो एक साइड आप है वो ऊपर वाले की आराधना भी कर रहे हो, दूसरे साइड आपका जीवन भी है वो सफल हो रहा है। इसलिए मेरा ये मानना है कि बाकी की सब चीजें दूसरे पे छोड़ दीजिए, बेस्ट से बेस्ट कीजिए और बाकी का ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए। बुरे से बुरे रिजल्ट के लिए तैयार लीजिए और अच्छे से अच्छा जीवन प्यार दीजिए। उन्हें एक बार आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब जीवन में खूब आगे बढ़े, जीवन में खूब सारी आप सबको सफलताएं मिले। मेरे लायक जीवन में कभी कोई भी चीज़ हो, कोई भी काम हो, जरूर बताइए। और आप लोग जीवन के अंदर खूब प्रोग्रेस करें। इसी के साथ आप सबसे मिलकर अच्छा लगा और मैं नैनी भाई विदा बनेगा। ठीक है। तो यूजुअली सर लोग कभी भी कुछ भी हो जाए क्लास को वेस्ट करने की कोशिश नहीं करते हैं, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम है, रामदेव जाना होता है तो भी छुट्टी नहीं करते हैं और पुंगरा से जाना होता है तो भी छुट्टी नहीं करते हैं। ठीक है, और आगे भी नहीं करेंगे। ये सेशंस इसलिए रखते हैं कि एक विद्यार्थी, एक सक्सेसफुल विद्यार्थी को देख पाए और सक्सेस मिलने के बाद का चेहरा कैसा होता है उसको जान पाए कि वो हम जैसा ही है, उसकी चमड़ी, धमनियां, रक्त, खून सब एक जैसे ही हैं, बाल भी वैसे दिखते हैं, बाल बनते भी वैसे ही हैं। बस उसको एसेस कर पाए और उस सक्सेस के लिए क्या रास्ता तय करना होता है वो रास्ता वो तय कर पाए। और होपफुली ये सेशन सिर्फ आप सुन के और इसको यही नहीं फेंक देंगे, कम से कम 10-20 दिन तो आप उनको चुराए और घूमते हुए नजर आओगे। जसवंतपुर भंडार में एक स्टूडेंट की तरह चाहोगे कि यहाँ बात बैठिए और बैठ के दोस्तों को कत्ते मारोगे। तो हम विद्यार्थी जीवन को भी अच्छी तरह से जिए, बट विद्यार्थी जीवन को जीने के साथ में जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम का फ्रेमवर्क है उसको हम लोग ऐसे ही काम करें। आने वाले टाइम में एक दूसरे के लिए पूरक पॉजिटिव एक स्टैंड लेने की कोशिश करें, पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाने की कोशिश करें, परिवार का योगदान करें, एक दूसरे का योगदान करें और पढ़ाई का जो ये क्षितिज है उसको छोड़ने की हर कोई कोशिश करें।
और मैं हमेशा हर किसी आदमी की बहुत बात एक पेन की ताकत में कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, आज भी हम बाउंड हैं। चाहे सर IPS बने तो उसी के तहत बने, आप SSC चलता तो उसी के तहत चलता है, हमारा जो बेसिक फ्रेमवर्क है उसी के तहत चलता है कि किसान खेती करके खेत में जब खेत का अनाज मंडी में बेचने जाता था उसमें भी उस कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत बड़ा रोल। तो ये सब चीज़ें जो होती है वो पढ़ाई से होती है, और पढ़ाई से ही हम इस चीज़ को जीत पाएंगे और कुछ कर पाएंगे। इसके अलावा कोई भूमिका नहीं। इसी के साथ मैं आज से सेशन को खत्म करूँगा। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।